अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। एक नया हफ्ता है, हफ्ते का आगाज है। एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। अगर एनर्जी लो है, नाश्ता कीजिए, तगड़ा नाश्ता कीजिए। आज हम अकेले हैं चूंकि जरियाब कहीं मौजूद हैं और वो वापस नहीं पहुंचे इस्लामाबाद। एनीवेज जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आज स्कूल खुलने थे लेकिन नहीं खुले क्योंकि कोविड बेकाबू हो रहा है, इसलिए एहतियात हमें करनी है और बहुत ज्यादा करनी है। और स्कूल चूंकि नहीं खुले लेकिन ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो इस वक्त बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे, माहें उनके साथ बैठी होंगी, शायद साथ सुबह पाकिस्तान देख रही होंगी, लेकिन बच्चों पर तवज्जो ज्यादा है और होनी भी चाहिए। एनीवेज जी, एक अहम खबर, उसका जिक्र सबसे पहले करते हैं। राकापोशी सर की वाजिदुल्लाह नगरी साहब ने पाकिस्तान के दूसरे कोहे पैमा, जिन्होंने लास्ट वेंसडे राकापोशी सर की थी, 7,788 मीटर बुलंद ये चोटी सर की, लेकिन वापसी का जो सफर था थोड़ा कठिन हो गया, फंस गए। राकापोशी सर करने वाले ये 3 कोहे पैमा, चूंकि 3 इकट्ठे गए थे, ये फंस गए। अब इनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। राकापोशी, वाजिदुल्लाह नगरी और 2 फंसे हुए गैर मुल्की कोहे पैमा जो हैं, इनकी तलाश के लिए अब हेलीकॉप्टर की मदद ली जाएगी और रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है आज फिर शुरू होगा। तीनों कोहे पैमा खैरियत से हैं, ये इतलात तो बहरहाल मौसूल है। तस्वीरें हम आपको इस वक्त उनकी दिखा भी रहे हैं। बाहिफाजत इनकी वापसी हो, पूरी कौम दुआ गो है। हेलीकॉप्टर की मदद मांगी गई थी, वो इनको मिल चुकी है। 6,900 मीटर की बुलंदी पर ये फंसे हुए हैं। वी आर ट्राइंग कि जो डीसी नगर हैं उनसे भी हमारा कांटेक्ट हो, ताकि हम जान सकें कि क्या कांटेक्ट इस्टेब्लिश हुआ है, क्या इतलात इन तक हैं, क्योंकि जाहिर है ना सिर्फ उनकी फैमिली परेशान है, उनके इलाके वाले परेशान है, पूरे पाकिस्तानी परेशान हैं। चूंकि चंद माह पहले एक ऐसा हादसा हुआ था जिसकी वजह से घबराहट थोड़ी बढ़ जाती है जब भी कोई कोहे पैमा कहीं फंस जाता है। तो हेलीकॉप्टर जो है वो रेस्क्यू के लिए राकापोशी की चोटी पर परवाज करेगा। और डीसी नगर, जिनका मैंने जिक्र किया, उन्होंने इससे मुतालिक कहा है कि एक गैर मुल्की कोहे पैमा हाइट फोबिया का शिकार हो गया है। मोहम्मद जुल्करनैन खान, डीसी नगर, हमें ज्वाइन कर लिया उन्होंने, उनसे हम इससे मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम सर, सुबह बखैर, आप कैसे हैं सर? सर थोड़ा सा प्लीज शेयर कीजिएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन जिसका आगाज किया गया था, अब हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, ऑपरेशन आज फिर से स्टार्ट होना है, क्या डिटेल्स हैं जो आप शेयर कर सकते हैं? सर बिल्कुल सर, ये है कि हमारा ऑपरेशन सर कल स्टार्ट हुआ था और हमारे जो क्लाइंबर्स हैं वो 6,900 फुट की बुलंदी पर फंसे हुए हैं और हमारे जो हेली की एक्सेस है वो कुछ 6,000 मीटर समथिंग तक है। कल हमने काफ़ी कोशिश की, लेकिन ये था कि जहाँ वो लोग फंसे हुए हैं वहाँ पे मौसम इंतहाई ख़राब है और थिक क्लाउड्स थे, इसलिए करके कल 2 अटेम्प्ट की गई, 2 हेलीकॉप्टर्स ने 2 अटेम्प्ट की, लेकिन हमारा मिशन कामयाब नहीं हो सका। हमने कल भी ग्राउंड टीम तैयार की थी, हमारी आज भी ग्राउंड टीम तैयार है और अब इस वक्त हेली ऑपरेशन दोबारा शुरू हो गया है। सुबह हेली ने एक सार्टी की है और अभी इस वक्त हेली के अंदर जो हमारे लोकल क्लाइंबर्स हैं, जो हमने ग्राउंड रिकवरी टीम तैयार की है, अभी वो हेली के अंदर सर सवार हो रहे हैं। उसके बाद उनको किसी मुनासिब जगह के ऊपर ड्रॉप किया जाएगा और फिर वो हमारे क्लाइंबर्स को मुनासिब जगह पर नीचे लेकर आएंगे, फिर उनको वहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा। सर एक कोहे पैमा जिससे मुतालिक आपने पहले जिक्र भी किया था कि वो हाइट फोबिया का शिकार हुए हैं, उनसे मुतालिक क्या डिटेल्स हैं, उनकी तबीयत से मुतालिक? सर हमारी सुबह दोबारा बात हुई है, क्लाइंबर से तीनों से बात हुई है। वो थोड़े वीक भी हैं बट दे आर स्टेबल, लेकिन इस पोजीशन के अंदर नहीं है कि वो 6,900 मीटर से नीचे आ सकें। तो हमें प्रॉब्लम भी यही आ रहा है कि उनको वहाँ से थोड़ा सा नीचे कैसे लाया जाए जहाँ आगे हेली की एक्सेस हो जाए। तो इंशाल्लाह भी हमारी ग्राउंड टीम जा रही है, तो उनको वहाँ पे वो किसी जगह पे ड्रॉप करेंगे, वहाँ से आगे फिर वो उन तक पहुँचेंगे, उनको नीचे लेकर आएंगे, उसके बाद फिर हेली से उनको रेस्क्यू किया जाएगा। आज भी मौसम थोड़ा मिक्स है, मतलब थोड़ा क्लाउडी टाइप ही है, लेकिन उम्मीद है कि चीज़ें थोड़ी बेहतर रहेंगी। ठीक सर, एक चीज और, इनकी फैमिली से भी आप लोग कांटेक्ट में हैं, उनको भी अपडेट किया जा रहा है साथ साथ? इनकी एम्बेसी की बात करें? जी जी। अच्छा, जहाँ तक चेक रिपब्लिक की बात है, चूंकि उसमें 2 चेक रिपब्लिकन है, तो कल हमारी एम्बेसी से बात भी हुई थी और जो हमारा तीसरा पाकिस्तानी है वो तो खैर उनकी फैमिली इधर ही है, वो तुम सारे साथ ही। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच सर, और हम दुआ गो हैं कि जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है जमल हो और बाहिफाजत इन तीनों को हम नीचे लें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। नाज़रीन बढ़ते हैं आगे। आज जिस प्रोग्राम के आगाज़ में जिक्र मैंने कोविड का किया था, जब बात कोविड की है, जब बात एहतियात की है, तो कहीं ना कहीं बेएहतियाती हो रही है, इसीलिए हमारे हेल्थ सिस्टम पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। बात इस्लामाबाद की करते हैं। इस्लामाबाद, जहाँ की तकरीबन
50% आबादी की वैक्सीनेशन हो चुकी है, बट स्टिल ज्यादा जरूरत है। इस वक्त एक कैंपेन लॉन्च की गई है, वेयर मास्क एंड सेफ इस्लामाबाद। आज इस कैंपेन से मुतालिक हम बात करेंगे। इस वक्त डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब भी गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। मालूम है और मैं टेलीविज़न की वसातत से सबको ये कहना चाहता हूँ कि ये वबा मौजूद है और इसमें अभी वो वक्त बाकी है जब हम आपको कह पाएँ कि आप अपने मास्क उतार दें। अभी वो वक्त नहीं आया। चुनाचे आज की जो तकरीब है उसका एक बहुत अहम मकसद मास्क का इस्तेमाल है और मैं समझता हूँ कि वैक्सीन लगवाने के साथ साथ अहम तरीन चीज़ ये है कि हम मास्क का इस्तेमाल करें और थोड़ा बहुत, जिसको लोग सोशल डिस्टेंस बोलते हैं, यानी थोड़ा सा फासला रखने की का थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, एहतमाम किया जाए। अगर हम ये कर लें तो इंशाअल्लाह इस वबा कराएंगे और फिर वाकई एक दिन आ जाएगा जब हम आपको ये कहने के काबिल होंगे इंशाअल्लाह कि आप मास्क का इस्तेमाल करने की ज़रूरत हम नहीं महसूस करते, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया। तो आप सबसे फिर से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि मास्क का इस्तेमाल कीजिए। इस तकरीब का दूसरा हिस्सा जो है वो इदारों की स्ट्रेंथनिंग, यानी इदारों की कुछ मजबूती में जो आलमी इदारा सेहत है वो जो अपना किरदार अदा करना चाह रहा है। उन्होंने ड्राफ्ट का जिक्र किया जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, इस तरह पिम्स है। हमारे इदारे जो हैं, जब आप उनको मजबूत करते हो तो फिर उनका जो भला है, उससे जो फ़ायदा है वो किसी एक शख्स तक या किसी एक हुकूमत या किसी एक दौर तक महदूद नहीं रहता, फिर वो आइंदा आने वाली नस्लों को फ़ायदा पहुँचा। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब तकरीब से ख़िताब कर रहे हैं। चूँकि बात इस्लामाबाद की हो रही है और बात कोविड से बचने की हो रही है, इसीलिए बार बार ये बात की जा रही है मास्क पहनना है। जो स्टैट्स हैं इस वक्त वो भी आपके सामने रखते हैं। असद उमर साहब ने 2 रोज़ पहले ये बात की थी और कहा था कि इस्लामाबाद की 50% आबादी जो 15 साल से ऊपर के अफराद हैं ये वैक्सीनेटेड हैं और तकरीबन 71% जो एलिजिबल होते हैं, जिनकी वैक्सीनेशन होती है, उनको फर्स्ट डोज लग चुकी है। और DHO इस्लामाबाद डॉक्टर ज़ईम ज़िया उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हम करीब हैं हर्ड इम्यूनिटी के, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी तब हासिल होगी जब मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है इस्लामाबाद की उनकी वैक्सीनेशन हो जाएगी। तो जिनकी वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुई उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ जाइए और वैक्सीन लगवाइए। बढ़ते हैं आगे, एक और अहम खबर आपके साथ शेयर करते हैं और ये मैं फिर कहूँगा कोविड से रिलेटेड इस तरीके से कि कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। सहूलत की तरफ कैसे कोविड लेकर गया, मैं उसकी बात करूं। नादरा ने एक स्टेप लिया है, जिस सार्फिन की सहूलत के लिए एक स्टेप लिया गया है। बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए अब आपको बैंक नहीं जाना, आपका कॉन्टैक्ट बैंक के स्टाफ से नहीं होगा, आप घर बैठे आप कैसे ही कर सकते हैं कि शनाख्ती कार्ड में मोबाइल कैमरे के जरिए उंगलियों के निशानात का हसूल और उनकी तस्दीक, इसमें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और इसी टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते हुए बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए कॉन्टेक्टलेस बायोमेट्रिक तस्दीक, इसकी सहूलत मुतारिफ करवा दी गई है। दैट मीन्स यू डोंट हैव टू गो टू बैंक। तर्जुमान नादरा इनके मुताबिक इस नई टेक्नोलॉजी की बदौलत जो बैंकारी का निज़ाम है, इसमें स्मार्ट मोबाइल फ़ोन कैमरे के जरिए सार्फिन घर बैठा हुआ है अपने जो फिंगर के उसके इमेजेस हैं वो दिए जा सकते हैं और तस्दीक उनकी फ़ौरन से हो जाएगी। तो पाकिस्तान में जो बैंकारी का शोबा है इसके लिए एक नया इनकलाबी दौर है जिसका आगाज़ हो रहा है। पहले ब्रांचलेस बैंकिंग की बात होती थी, वो तस्वर मुतारिफ कराया गया था और अब इस टेक्नोलॉजी की वजह से कॉन्टेक्टलेस बैंकिंग इसकी जानिब कदम बढ़ा है। और मैं फिर कहूँगा ये कोविड ने सिखाया है कि कॉन्टैक्ट कैसे कम करना है। हम अक्सर ये देखते हैं कि अब वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं, वर्चुअल रियलिटीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोविड, ताकि हम अपने आप को महफूज बना सकें। खेल की बात भी कर लेते हैं। खेल से जिनका बहुत ज़्यादा रग़बत है, जो वेट कर रहे होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टेडियम सजने का, जो वेट करते हैं कि इंटरनेशनल खिलाड़ी आएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे चौके छक्कों की बरसात होगी। तो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 18 साल बाद पाकिस्तान आमद, ये बड़ी खूबसूरत बड़ी प्यारी सी खबर है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 18 साल बाद वनडे और T20 सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंची है। जब इनकी हम बात करते हैं कि मैचेस कब कब होने हैं, तो माबैन जो वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ है इसके जो 3 मैचेस हैं वो होने हैं 17, 19 और 21 सितंबर को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे, जबकि T20 सीरीज़ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेली जाएगी। जब बात हम इनकी कर रहे हैं तो 25 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक T20 के 5 मैचेस और 17, 19 और 21 वनडे इंटरनेशनल ये मैचेस होने हैं।
टिकट अगर आपने लेना है ऑनलाइन, अगर आप बुक कराना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। फ़रोख्त शुरू हो चुकी है ऑनलाइन। वनडे मैचेस के टिकटों की कीमत 1 से लेकर 2000 रुपये तक, और जो T20 मैचेस की सीरीज़ है वो 500 से लेके 3000 रुपये तक की टिकट आपको मिल सकती है। तो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, आप टिकट ले सकते हैं। फ़रोख्त जैसा मैंने पहले बता दिया वो जारी है, तो आप टिकट लीजिए और स्टेडियम का रुख कीजिए। लेकिन चूँकि कोविड है तो इसलिए 25% गुंजाइश जो है ना वो इन्होंने अलाउ की है। जो 25% जो शायकीन है वो आ सकते हैं स्टेडियम में और वो इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। बाकियों के लिए टेलीविज़न हाजिर होगा, बाकी अपनी टीवी स्क्रीन पर मैचेस देख सकते हैं। और अगर दोस्त यारों ने मिलकर ही मैच देखना होगा और नहीं जा पा रहे वो स्टेडियम में, तो वो बिल्कुल इसका एहतमाम भी कर सकते हैं कि अच्छी महफिल हो जाती है, बड़ा एंजॉय करते हैं इस तरह इकट्ठे मैच देखकर। चलें जी, ये तो हमने बात कर ली है खेल की। अब बढ़ते हैं आगे। एक और ख़बर है हमारे पास और वो है हमारे लिविंग लेजेंड उमर शरीफ साहब से मुतालिक। उनकी तबीयत की बात करते हैं। तबीयत नासाज़ है उनकी, उनको इलाज की गर्ज से बाहर जाना है, इसका उन्होंने ख़ुद भी इजहार किया था। हुकूमत इसके लिए कोशिश कर रही है। वफाकी हुकूमत ने कॉमेडियन किंग उमर शरीफ के इलाज के लिए एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया है। उमर शरीफ कौन नहीं जानता इनको, लोगों को हंसाने का फ़न इनसे बेहतर कोई जानता नहीं। कॉमेडी के शहनशाह कहते हैं इनको। पाकिस्तान के नामवर स्टेज और टीवी के अदाकार उमर शरीफ शदीद अलील हैं, बीमार हैं। कराची के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट जारी है। अब अगर इनको थोड़ा याद करें, वो चाहे हॉकी की कमेंट्री हो, मोहम्मद अली की पैरोडी हो, अजीज़ मियाँ कवाल का अंदाज़ हो, यानी कवाली हो, स्टेज ड्रामा हो, शो की मेज़बानी हो, समंदर पार कोई अवार्ड फंक्शन हो, उमर शरीफ अपनी शानदार कॉमेडी से लोगों को हंसाते हंसाते लोटपोट करने का फ़न खूब जानते हैं। उमर शरीफ की तबीयत की नासाजी की वजह से उनके मद्दा डेफिनेटली उनकी फैमिली के साथ साथ वो भी अफसरदा हैं, सेहतयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब ने भी दो रोज़ कबल उनसे मुलाकात की थी, खैरियत दरियाफ्त की थी। और इस मुलाकात के बाद इमरान इस्माइल साहब ने जो गुफ्तगू की तो कहा कि उमर शरीफ के इलाज के लिए जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया है, डॉक्टर्स की हिदायत पर इलाज अंदरूनी मुल्क या बैरून मुल्क कराना है। बोर्ड जैसे डिसाइड करेगा, जो सजेस्ट करेगा, वैसे किया जाएगा। और फवाद चौधरी साहब उन्होंने कहा कि उमर शरीफ स्टेज के बादशाह हैं, कौम का असासा हैं और उनके इलाज के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। ये भी उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर उमर शरीफ की अयादत के लिए वो आए थे। लिविंग लेजेंड उमर शरीफ, इनकी जानिब से ये अपील की गई थी इमरान खान साहब से कि उनका जो इलाज है जिस तरह पाकिस्तान में तो हो रहा है, बट डॉक्टर्स ने कहा है कि आपका जो बेहतर इलाज है, जो ट्रीटमेंट है, वो अमेरिका में हो सकता है, तो इसलिए आपको अमेरिका जाना चाहिए। जिसके बाद वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से कांटेक्ट किया गया, उनकी फैमिली से कांटेक्ट किया गया और जो बेहतर इलाज के लिए सहूलियात प्रोवाइड की जा सकती हैं उसकी मुकम्मल यकीन दहानी कराई गई है। उमर शरीफ से मुतालिक एक सिर्फ बात और कहूँगा, चंद रोज़ पहले कुछ लोगों ने उनके इंतकाल की खबर पोस्ट कर दी। तो ये अक्सर ऐसा हो जाता है, कोई बीमार होता है और लोग ऐसे पोस्ट करते हैं, प्लीज़ ये ना किया कीजिए, जल्दी ना किया कीजिए। इस तरह जनरली किसी खबर के हवाले से भी दुआ कीजिए उनकी सेहत के लिए, दुआ कीजिए उनकी सेहत के लिए। खामखा एक फ़ेक न्यूज़ की वजह से उनकी फैमिली कितनी मुतासर हो जाती है, ये उनकी फैमिली ही बेहतर जान सकती है। तो ऐसे कई बार चूँकि हो चुका है, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया कि बहुत से लोग ऐसी कोताही कर जाते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर, उनकी तबीयत भी नासाज है, उनके लिए दुआ करनी चाहिए। बल्कि कल एक ख़बर आई थी कि उनकी सेहत काफ़ी बेहतर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उनके लिए भी हम दुआ गो हैं, जो बीमार है उन सब के लिए हम दुआ गो हैं। अल्लाह उन्हें कामिल सेहत अता फरमाए, यही दुआ हमारी होनी चाहिए। हमारे आसपास जितने भी बीमार हैं उनके हवाले से इयादत के लिए भी जाना चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे, एक और शख्सियत की बात करते हैं जिन्हें हमसे बिछड़े 9 बरस बीत गए। उदास चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरने वाले लहरी, 9 बरस इनको बीत गए। स्टेनोग्राफर से कॉमेडियन, कैसा इनका ये सफ़र था। वन मैन शो थे ये। वन मैन शो की जब हम बात करते हैं तो एक ऐसा इनका शो जिसमें मुझे याद है कि मैं पढ़ रहा था इनके बारे में, उस शो के 30 रुपये इनको मिलते थे, सिर्फ 30 रुपये, लेकिन काम करते थे किस तरह इन्होंने अपना नाम बनाया था। आज उनको ज़रा याद करते हैं, एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री का हंसता मुस्कुराता चेहरा, जिसने अपने फन से कई जिंदगियों को रोशन और खूबसूरत बनाया। अच्छा लही साहब, ये बताइए कि आप तो कराची के फनकार थे जी, तो ये लाहौर की इंडस्ट्री में आपका जाना कैसे हुआ? रेलगाड़ी से। नहीं, पाकिस्तानी कॉमेडी के बेताज बादशाह सैफुल्लाह सिद्दीकी 1929 को भारत में पैदा हुए। तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? जी आंटी, आप भी तो नहीं तैयार हुई। अपने करियर का आगाज 1956 में फिल्म अनोखी से किया।
और इस फिल्म में अपना किरदार इतना खूब निभाया कि इसके बाद इनका नाम ही लहरी पड़ गया और अब बेशुमार लोग इनको इनके असल नाम के बजाय लहरी से जानते हैं। फिल्म अनोखी के बाद एक ऐसा सिलसिला बन गया कि फिर रुके ही नहीं। 1959 में फिल्म फैसला की और इसके बाद हर साल एक से जायद फिल्मों में अपना किरदार निभाया। 1959 से 1986 तक लगातार फिल्मों के बाद अपने करियर की आखिरी फिल्म धनक में नजर आए। इनकी बेहतरीन फिल्मों में ये दुनिया, आंचल, आशियाना, कनीज, बहादुर, आग का दरिया, बंधन समेत 200 से जायद फिल्में हैं। यही नहीं बल्कि 1963 से 1986 तक फिल्मों में 12 निगार अवार्ड भी हासिल किए। इनका ये रिकॉर्ड आज तक कोई पाकिस्तानी कॉमेडियन नहीं तोड़ सका। लहरी ने अपने 38 साल के करियर में 225 यादगार फिल्में की। इनकी इसी काम की बिना पर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने इन्हें बेहतरीन अदाकार के अवार्ड से भी नवाजा। अगस्त 2012 में बीमारी के सबब इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल हुए। कई हफ्ते मसनूई सांस पर रहने के बाद 13 सितंबर 2012 को अपने मद्दाहों से बिछड़ गए, जिसके बाद इन्हें कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, सेगमेंट्स बहुत से शामिल करने हैं और जब बात सेगमेंट्स की होती है, एक बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप अपने बालों की सेहत से परेशान हैं तो आज का सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वैक्सीन जी लगवा लो ना, खत्म करो कोरोना, मिलके अब सब चलो ना, बखैर आगले। जिद पे रहोगे ऐसे, सब एक होंगे कैसे, अब और बढ़ता जाएगा ये, फिर नहीं रुक पाएगा। अगर है इसको हराना, वैक्सीन है जल लगवाना, सबको है लेके जाना, बखैर आगले। या फुरकान या मरजान। आज ही हुकूमत की तस्दीक शुदा वैक्सीन अपने घर वालों को लगवाएं और सबकी सलामती का ख्याल रखें, बखैर आगले। कोरोना वैक्सीनेशन से मुताल्लिक मजीद मालूमात के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हेल्पलाइन 1700 पर कॉल मिलाएं। तुर्कों का मकसद अब आजाद रियासत का कयाम है, जो हर सूरत पूरा होगा। चलो भाइयों, पीछा करें इसका। अगर कोई अफरा तफरी हुई तो हम उसे ठीक करना जानते हैं। अर्तुगरुल को रियासत के अंदर कुछ ताकतें पसंद नहीं करती। फर्ज किसी का इंतजार नहीं करता, हमारी जो जिम्मेदारी है पूरी करेंगे। अगर मुजरिम आपके कबीले के नहीं है तो जल्द तलाश करें असल मुजरिम को। इन पर हमला तुमने किया है। सरदार हूँ इस इलाके का मैं। मुजरिमों को तलाश करो और सजा भी दूंगा उन्हें।
वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर जिक्र इस्लामाबाद का करते हैं और बात कोविड-19 के केसेस की करते हैं। कोविड-19 की जब हम बात करते हैं, आज से 4 हफ्ते पहले जो पॉजिटिविटी रेशो इस्लामाबाद का था वो 7.04 था। 3 हफ्ते पहले डिक्लाइन हुआ और यही रेशो हमने देखी 5.36। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी मस्बत बात है। इसी तरह डिक्लाइन होता रहे, यही हमारी ख्वाहिश और यही हमारी कोशिश है। इसके लिए जो इंतज़ामिया है वो मुतहर्रिक है। इसके लिए हम देखते हैं कि कोशिशें हो रही हैं, वो चाहे एहतियात के हवाले से कैंपेन्स हों, वो चाहे तो वैक्सीनेशन ड्राइव्स हों, वो चाहे तो वैक्सीनेशन सेंटर्स की बात हो। और वहाँ पर हम जिस तरह देखते हैं कि स्टाफ कोशिश ये करता है कि मैक्सिमम जो लोग वहाँ पर आ रहे हैं इस्लामाबाद के रिहायशी, ये रावलपिंडी से या आसपास जो इलाके हैं, जो शहर है, वहाँ से अगर इस्लामाबाद का रुख करते हैं, उनकी वैक्सीनेशन जल्द से जल्द हो। चूँकि कोशिश यही है कि पाकिस्तान जल्द अज जल्द जो तकरीबन 70 से 80% जो हमारी एलिजिबल पॉपुलेशन है उसकी वैक्सीनेशन हो जाए। क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे, वैक्सीनेशन इतनी जल्दी हम नहीं करेंगे, तो फिर कोविड के केसेस इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। वो चाहे इस्लामाबाद के केस में 200, 250, 300 केसेस ही क्यों ना हो, लेकिन वो केस है। एक केस भी इंपॉर्टेंट होता है, इस चेन को ब्रेक करना है। ये चेन ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये वैक्सीन उसमें एक अहम रोल प्ले करती है, उस चेन को ब्रेक करती है। तो हमें कोशिश यही करनी है। अगर फैमिली में कोई एक शख्स भी ऐसा है जिसने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई, तो हमें उसे लेकर जाना है कि वैक्सीन लगवाए। और जब बात हम करते हैं इस्लामाबाद की कैंपेन से मुताल्लिक, वेयर मास्क सेफ इस्लामाबाद, वेयर मास्क सेफ योरसेल्फ, इसकी आज हम बात करें। जो तकरीब चंद लम्हात पहले हमने आपको दिखाई, जिससे मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब गुफ्तगू कर रहे थे। हमारी नुमाइंदा शाहीन सफदर वहीं पर मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। शाहीन, ये कैंपेन, ये तकरीब बड़ी अहम होती है, बड़ा अहम रोल होता है इसका। मुझे जरा बताइएगा क्या माहौल आप वहां देख रहे हैं, कौन कौन शरीक है उसमें? जी वालेकुम सलाम। शाहीन, थोड़ा सा इस तकरीब से मुतालिक बताइएगा। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब की गुफ्तगू तो हमने सुनी, और कौन कौन मौजूद है, और क्या इस्लामाबाद से मुतालिक हम ये कह सकते हैं कि दीगर शहरों की निस्बत सिचुएशन फिर भी खासी बेहतर है? जो मैंने अभी स्टैट्स भी शेयर किए, जो पॉजिटिविटी रेशो था जो कि कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। शाहीन, क्या आपको आवाज आ रही है? चलें, शाहीन से हम दोबारा अपना कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश करेंगे। ज़ाहिर है जो वहाँ पर पार्टिसिपेंट्स इस वक्त मौजूद हैं वो उनसे गुफ्तगू भी कर रही हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रही हैं कि इस तकरीब का ज़ाहिर है जब हम मकसद की बात करते हैं, मकसद तो बुनियादी तौर पे एक ही है, वो ये है कि अपने आप को बचाना है, अपनी फैमिलीज़ को बचाना है, अपने आस पास हर शख्स को बचाना है, इस्लामाबाद को महफूज बनाना है, पाकिस्तान को महफूज बनाना है। कोविड के मामले में हम देखते हैं कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर सराहत हो गया, लेकिन हमें इस कोशिश को जारी रखना है। चूँकि आज से 2 रोज़ कबल इस्लामाबाद के 11 सेक्टर्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज किया गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कोविड-19 फैल रहा है। और ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, जिसकी वजह से हम कोविड पर काबू पा रहे हैं। शाहीन से हमारा शायद राब्ता आई थिंक बहाल हो। शाहीन, क्या आप सुन पा रही हैं मुझे? जो है वो ठीक, चलें, देयर इज सम इशू, ट्राई करेंगे आगे चलकर इस पर ज़रूर बात करें, क्योंकि इस तकरीब में DHO इस्लामाबाद डॉक्टर ज़ईम ज़िया साहब भी मौजूद हैं, दीगर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि क्या नई स्ट्रैटेजी है, क्या नई प्लानिंग है, किस तरह से उन लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर लाया जाएगा जिनकी वैक्सीन नहीं हुई, या कोई और चीज़ सोची जा रही है जब हम बात मैस वैक्सीनेशन की करते हैं। क्योंकि मुझे याद है जब कोविड-19 आया था तो बड़ी नई नई टर्म्स सुनने को मिलती थी, रैंडम सैम्पलिंग की हम बात करते थे। क्या अब हम रैंडम वैक्सीनेशन की तरफ जाएंगे, पब्लिक स्पॉट्स पर वैक्सीनेशन की तरफ? किस हद तक जाना है हमें कि जैसे पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने के लिए स्टाफ घर घर जाता है, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि जो लोग नहीं आ रहे उनकी वैक्सीनेशन के लिए घर घर जाना पड़ेगा? तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम सुनने वालों से, अपने आसपास लोगों से पूछिए कि क्या आपकी वैक्सीन हो गई है, वैक्सीनेशन इज डन। अगर जवाब है नफ़ी में, तो आप उन्हें प्लीज़ खुद लेकर जाइए, उन्हें समझाइए। अब कॉन्स्पिरेसीज और मिथ्स में पढ़ने का वक्त नहीं है, अपने आप को बचाना है, अपने आप को महफूज बनाना है। एक बार और ट्राई करते हैं, शाहीन सफदर से बात करने की कोशिश करते हैं। शाहीन, गुड मॉर्निंग, आवाज़ आ रही है? चलें, कोई बात नहीं, आवाज़ नहीं जा रही, दैट्स ओके।
हम बढ़ते हैं आगे। मैंने ब्रेक पर जाने से पहले जैसा जिक्र किया था कि एक सेगमेंट है बड़ा ही इंफॉर्मेटिव आपके लिए हम लेकर आए हैं, क्योंकि जब बात होती है अपनी सेहत की, और सिर्फ अपनी सेहत नहीं, अपने लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन, इसकी सेहत की जब हम बात करते हैं, इससे जुड़े बहुत से मसाइल का जिक्र करते हैं, तो बाल, ज़ाहिर है अगर स्किन का इशू है तो बाल भी डैमेज हो जाते हैं, स्कैल्प का इशू हो जाता है, ये बालों का गिर जाना, बालों का चले जाना, सफ़ेद हो जाना, और अक्सर ये देखते हैं कि गिरने का एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, रुकने का कोई अमल ही नज़र नहीं आता। तो आज इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर फ़रूख नौशीन ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। There is an issue again। हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाजरीन, वापस आते हैं और इनसे हम गुफ्तगू करेंगे, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, आपके सवाल भी उनके सामने रखेंगे। थैंक यू नाजरीन के लिए जो इस वक्त वेट कर रहे हैं इस सेगमेंट के लिए। क्विक ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस। अम्मी जियो जी खाला अब ना करो बहाना, सुन लो जी मेरा गाना बखैर आगले। वैक्सीन जी लगवा लो ना, खत्म करो कोरोना, मिलके अब सब चलो ना बखैर आगले। जिद पे रहोगे ऐसे, सब एक होंगे कैसे, अब और बढ़ता जाएगा ये, फिर नहीं रुक पाएगा। अगर है इसको हराना, वैक्सीन है जल लगवाना, सबको है लेके जाना बखैर आगले। या फुरकान या मरजान, आज ही हुकूमत की तस्दीक शुदा वैक्सीन अपने घर वालों को लगवाएं और सबकी सलामती का ख्याल रखें। बखैर रागले। कोरोना वैक्सीनेशन से मुताल्लिक मजीद मालूमात के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हेल्पलाइन 1700 पर कॉल मिलाएं। वेलकम बैक। इशू हल हो चुका है, फ़रूख नौशीन साहबा यहाँ पर आ चुकी हैं और अब हमारी आवाज़ उन तक डेफिनेटली ज़ाहिर जाएगी। ट्राइकोलॉजिस्ट आप, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। अच्छा, ट्राइकोलॉजिस्ट ये एक बड़ी नई सी टर्म है, पाकिस्तान में लगता है बहुत कम हैं ट्राइकोलॉजिस्ट। बिल्कुल ऐसे ही है, इसलिए कम हैं कि क्योंकि लोग यहाँ पे बालों के बारे में कॉन्शियस कम है, लेकिन अब होना स्टार्ट हो गए हैं। अब हर कोई चाहता है कि उसके बाल बहुत अच्छे से और बहुत खूबसूरत से हों। ओके, ज़्यादातर कंप्लेंट्स क्या होती हैं जब लोग आपके पास आते हैं? नॉर्मली तो जो कंप्लेन है हमारी पहली जिसको हम एड्रेस करते हैं वो मेल पैटर्न बाल्डनेस, उसी के बारे में बात करते हैं और उसी के लिए लोग ज़्यादा हमारे पास आते हैं। लेकिन आजकल जो बहुत ज़्यादा कंप्लेन है वो ये है कि लोगों के बाल टूट बहुत तेज़ी से रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे बहुत ज़्यादा हेयर लॉस की कंप्लेन के साथ आते हैं। जी, किस एज के बच्चे? 10 इयर्स, 12 इयर्स, 15 इयर्स। पेरेंट्स, क्या रीज़न है बच्चों के बाल क्यों कमज़ोर हैं? वो तो दूध भी पी रहे हैं, खाना पीना भी अच्छा होता है उनका। यही तो मेन पहला प्रॉब्लम है कि दूध ठीक नहीं पीते, खाना पीना नहीं सही खाते, और सबसे जो मेन बड़ा प्रॉब्लम है जो शायद मैंने या आपने हमने नहीं फेस किया कि हम साइकिल भी किया करते थे, हम धूप में खेला करते थे, हमारे पेरेंट्स हमें कहते थे क्या कर रहे हो, कलर जला लिया है। आज का बच्चा बाहर नहीं जा रहा, जो उसको माँ बाप ने गैजेट दे दिया है, उनकी भी मजबूरी है कि वो करें क्या। बच्चों के पास भी एक रिप्लाई है कि हम क्या करें। जो आप अपने बच्चे को बैठा के उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है,
उसने जब वो सन से इनटेक नहीं कर रहा विटामिन डी का, तो उसके फिर बाल तो जाएंगे। अच्छा, यानी विटामिन डी की कमी से बाल गिरते हैं? सबसे पहला जो सिम्टम आता है विटामिन डी की कमी से, वो आपके बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी बोन्स में पेन होना स्टार्ट हो जाती है, और बहुत स्वेयर कॉम्प्लिकेशन आती हैं। और नॉर्मली जो भी बच्चे हमारे पास हेयर लॉस की कंप्लेन के साथ आते हैं, हम उनका पहला यही रिकमेंडेशन देते हैं कि आप विटामिन डी का 3 का हमें टेस्ट भेजें। तो जब टेस्ट हम देखते हैं, नॉर्मली हर बच्चे का 9.8 10 इतना क्रिटिकली लो पे आपको होता लगता है ये टेस्ट करवाना चाहिए? आजकल बड़ा कॉमन सा कि अगर आपको लगे कि हड्डियों में दर्द है या लगे कि बाल गिर रहे हैं तो आप फौरन विटामिन डी का टेस्ट करा लें। बिल्कुल, कुछ लोग ये करते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। सेल्फ मेडिकेशन की बजाय अगर आप टेस्ट करवाएंगे और आप किसी प्रॉपर फिजिशियन से जाकर ट्रीट करवाएंगे, वो आप अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाली आदत से बच जाएंगे। क्योंकि कुछ लोग ये करते हैं कि वो खुद से ही विटामिन ले रहे हैं। अगर आपको विटामिन डी पूरा है तो फिर आपको विटामिन डी लेने की जरूरत नहीं है। तो ये अच्छा है कि पहले टेस्ट तो आप जरूर भले खुद से करा लें, लेकिन फिर डॉक्टर के पास जाएं, फिजिशियन के पास जाएं, वो गाइड करेगा। अच्छा, ये चीजें कम है, अब आप इसका इंटेक लें। विटामिन डी के अलावा जिंक का कितना अहम रोल है बालों की ग्रोथ में? जिंक तो ऑब्वियसली मेन एलिमेंट है जो पूरी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। चाहे कोविड, अक्सर जो हम कहते हैं, हट रहे हैं पॉइंट से जरा, कि एसिम्प्टोमेटिक हैं, वजह यही होती है कि उनकी बॉडी में बहुत अच्छी जिंक की मिकदार होती है कि उनका डिफेंस सिस्टम जो होता है वो उससे लड़ सकता है। डीएनए में जाके उसको कॉपी मशीन जो बनती है कोरोना की, उसको वो शट डाउन कर देता है। तो जिंक का बेसिक रोल है कि अगर आपको अपना हेल्दी हेयर फॉलिकल चाहिए तो ऑन एंड ऑफ आपको अच्छा जिंक लेना है। सोर्स ऑफ जिंक क्या है? सबसे जो बड़ा मेन अभी पाकिस्तान में है वो तो विटामिन ही है। अगर आप विटामिन लें तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन दालों में है, मीट में है, हर अच्छी हेल्दी फूड में जिंक मौजूद है। ओके, अगर खुद से जिंक सप्लीमेंट लेना चाहें तो क्या वो नुकसानदेह होता है? उसमें यह है कि आप थोड़ा सा उसमें गैप दे के लें। जिंक सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे अब हम देहातों की बात करते हैं कि वहाँ के लोगों को कोविड क्यों नहीं उस तरह से अटैक करता, वजह ये कि वो खालिस आटा खाते हैं जिसमें जिंक की बहुत अच्छी मिकदार पाई जाती है। यानी चक्की का आटा खाएंगे तो ठीक रहेंगे। बिल्कुल, चक्की का आटा खाएंगे, चक्की का आटा खाएं और बाल लंबे पाएं। क्या बात है, बड़ी नई सी बात लगी है, चक्की का आटा खाएं बाल लंबे पाएं। जिंक की वजह से मेल पैटर्न बाल्डनेस है या कि जनरली बालों की ग्रोथ का इशू है? मेल पैटर्न बाल्डनेस तो जेनेटिकली होती है, उसमें तो सिर्फ जिंक एक हेल्पिंग रोल करता है कि आपके बाल जो तेजी से गिर रहे हैं वो उसको मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर जेनेटिक रीजन है तो फिर रोकना तो मुमकिन नहीं है। रोकना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो करते रहे ना। उससे ये है कि अगर आप स्लो कर सकते हैं, और हम स्लो डाउन पे ही वर्क करते हैं और वही सेफ है कि आप स्लो डाउन उसको करें। मर्द ज्यादा आते हैं या खवातीन ज्यादा आती हैं? मर्द ज्यादा आते हैं। मर्दों को ज्यादा फिक्र हो गई है बालों की? या मर्द ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं? मर्द ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। मर्दों की आवाज बन रहे हैं फिर तो आज हम। बिल्कुल, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि मर्दों के हकूक के लिए कोई काम किया जाए पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, टेंशन, ये भी एक रोल प्ले कर रहा है इसमें? बहुत ज़्यादा। स्ट्रेस तो ऐसा एलिमेंट है जो ऑल ओवर आपकी बॉडी पे इफेक्ट लाता है। तो नॉर्मली जो यंगस्टर्स आते हैं उनका स्ट्रेस का लेवल बहुत हाई होता है कि उनके मुंह से आपको ऐसी बातें सुनने को मिल रही होती हैं कि हम सोते नहीं हैं। स्लीपिंग पैटर्न बड़ा ज़रूरी है। आप जितने भी लोग जो सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी डेथ हो रही है यंग एज में, उनमें एक रीज़न टाइम पे ना सोना है। तो अगर आप सोएंगे नहीं, प्रॉपर अपनी रूटीन को फॉलो नहीं करेंगे, अच्छी डाइट नहीं लेंगे, तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि आपके बाल आप जैसे रहें? बाल दो मुंह के क्यों हो जाते हैं? इसलिए कि उनको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलती, मॉइस्चराइज़र नहीं मिलता। अगर आप अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाएं अपने बालों में, जो कि हेयर मास्क की शेप में आता है, आप खुद बना सकते हैं, मेयोनीज लगा सकते हैं। मेयोनीज लगा लें। जी, मेयोनीज लगा लें, अंडा लगा लें, बहुत इजी हल है। कितना, मतलब हफ्ते में एक दफा, महीने में एक दफा? देखिए, अगर हम ये कहेंगे कि 2 दिन या 3 दिन बाद लगाएं तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। आप जब आपको इजी टाइम मिले आप लगा लें। अगर आपको हफ्ते में 2 दफ़ा मिलता है तो आप 2 दफ़ा लगा लें। अगर आपको 3 दफ़ा मिलता है, ऑर्गेनिक चीज़ों का नुकसान कोई नहीं। बिल्कुल सही बात जी। आप अगर केमिकल लगाएंगे तो वो आपको इन रिजल्ट डैमेज देके जाएगा। अच्छा, अब कुछ मजबूरियां होती हैं, जैसे कि हमने रोज ब्लो ड्राई करना ही करना है, वरना तो बाल जो है हमारे गिर जाते हैं इस तरफ को। तो ये बताएं कि अब अगर रोज ब्लो ड्राई कर रहे हैं, रोज स्ट्रेट कर रही हैं खवातीन, बालों को जरा आप हीट दे रहे हैं, अगर हीट रेजिस्टेंट स्प्रे आपने लगा लिया तब भी वो हीट तो लग रही है उसको। लग रही है। अब चूंकि हफ्ते में 5-6 दफा आपने ये करना है, तो इसके लिए फिर क्या करें?
इसके लिए बेस्ट यही है कि ऑयलिंग करें सबसे पहले, ऑयलिंग ट्वाइस अ वीक आप कह लें। सेकेंडली जो लोग 30 क्रॉस कर चुके हैं उनको ऐसे शैम्पूज यूज़ करने चाहिए जो ऑर्गेनिक हों, और ऑर्गेनिक सीरम्स हैं, कुछ ऑर्गेनिक ऑयल्स आप खुद बना सकते हैं। चीज़ें बहुत आसान हैं लेकिन हमने कॉम्प्लिकेटेड कर ली हैं। जितनी ज़्यादा हमें बड़े स्टोर्स की शेल्फ भरती हुई नज़र आती जाती है हम उतने कंफ्यूज होते हैं। ज़रा बताएं सिलेक्शन ऑफ अ शैम्पू, जब भी आप जाएं तो मैंने तो ये सुना उसके बारे में कि गो फॉर अ बेबी शैम्पू। नहीं, बहुत गलत बात है ये। बेबी शैम्पू में बेसिकली सिर्फ एक एलिमेंट होता है कि वो टीयर फ्री होता है, जो बच्चों के लिए होता है। कभी भी जो जिसको डेंड्रफ है अगर वो बेबी शैम्पू यूज़ करेगा तो उसकी डेंड्रफ बढ़ जाएगा। हमेशा आपने ऐसा शैम्पू चूज़ करना है जो आपकी स्कैल्प से मैच करता है। अगर आप ऐसी चीज़ चूज़ कर रहे हैं जो आपके बालों के लिए बनी ही नहीं, आपकी स्कैल्प के लिए बनी ही नहीं, तो फिर आपको ऑब्वियसली उसका रिएक्शन आएगा। डेंड्रफ आएगी, बालों में चिपचिपाहट आएगी, आपके बाल फटे हुए लगेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल ड्राई हैं तो आप ड्राई एंड डैमेज शैम्पू यूज़ करें, और ऐसा शैम्पू यूज़ करें जिसमें केमिकल कम से कम हो। अच्छा, जब बात केमिकल की है तो ये भी कहा जाता है कि सल्फर फ्री शैम्पूज आर गुड फॉर योर हेयर। बिल्कुल ऐसी बात है। सल्फर्स, पैराबेन, ये सारी चीज़ें बेसिकली बाल को पील करती हैं, उसको कमज़ोर कर देती हैं। तो जब आप ऐसे शैम्पू, ऑर्गेनिक शैम्पूज़ में ये सारे केमिकल्स नहीं होते, तो जब आप यूज़ करते हैं तो वो यही करता है कि वो बाल को निखारता है, उसके अंदर जान लेके आता है, उसके अंदर वॉल्यूम लेके आता है, उसको रिपेयर करता है, उसको तोड़ता नहीं है। तो जब आप केमिकल इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके बाल को कमज़ोर करता है और वो तोड़ देता है बाल अच्छा, अब ये बताएं कि कुछ लोग ये समझते हैं कि अच्छा अगर बाल गिर रहे हैं या गिर गए हैं तो किसी का टोटका सुनकर या किसी की बात पर अमल करके शायद बाल उग आएंगे। क्या बाल रीग्रो होते हैं? देखिए, रीग्रो अगर आपको पैटर्न बाल्डनेस है तो उसमें सिर्फ कुछ तरीके हैं, जिसमें PRP है, एंटी हेयर लॉस प्रोडक्ट्स हैं, उसके ज़रिए रीग्रो करते हैं, और वो आप किसी के कहने पे नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक्सपर्ट के पास जाना है। अगर आप एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो वही आपको बेहतर मशवरा दे सकता है कि आपको कैसे करना चाहिए। लेकिन आप किसी के मशवरे पे, लोग हमारे पास आते हैं ऐसी मेडिसिन खा लेते हैं जो कि रिकमेंडेशन ही नहीं होती जी, वो हमने किसी के कहने पे बाल उगाने के लिए मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, स्टीरॉइड्स खा रहे होते हैं, और उनको खुद भी नहीं पता होता। इससे नुकसान क्या होता है? स्टीरॉइड्स की तो बहुत लंबी कहानी है कि अगर आप लेंगे, अक्सर लोग, कुछ डॉक्टर्स भी बेसिकली पेशेंट के साथ ज़्यादती करते हैं कि उसको बताते नहीं हैं कि स्टीरॉइड ले रहे हो, ये फॉर लाइफ है। बेसिकली फिनास्ट्राइड एक ऐसा एलिमेंट है कि जिन लोगों को मेल पैटर्न बाल्डनेस है, अगर उसे रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो उसके बाल गिरना रुक जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बेसिकली फिनास्ट्राइड आपकी बॉडी में जाके सिस्टम को सेटल करती है जो क्रिएट कर रहा है एंजाइम 5A को, जो बाल्डनेस क्रिएट करता है। लेकिन जब आप अपनी बॉडी के अंदर एक केमिकल रोज़ाना की बेसिस पे फिलिंग कर रहे हैं तो वो फिर साइड इफ़ेक्ट देना स्टार्ट कर देता है। आपका वेट बढ़ जाता है, इम्पोटेंसी आ जाती है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपकी फेस फैटी हो जाता है। और फिर जिस दिन आपने डिसीजन ले लिया कि आज मैंने फिनास्ट्राइड नहीं लेनी, हमेशा के लिए छोड़ देनी, तो आपके बाल बहुत तेज़ी से गिरते हैं। उसकी बजाय मैं ये पेशेंट को समझाती हूँ कि आप ऑर्गेनिक चीज़ों पे रहें। ऑर्गेनिक सीरम्स हैं, जिंक का इंटेक अच्छा रखें, अपने विटामिन D पे नज़र रखें, एंटी हेयर लॉस शैम्पू रखें, सीरम रखें, उनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। पहले अगर हम 5 साल या 6 साल पहले बात करें तो एंटी हेयर लॉस प्रोडक्ट्स नहीं थी, मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स ही थी। उसकी वजह से पेशेंट बेचारे के पास ऑप्शन नहीं था। हम भी उसे कहते थे अच्छा अगर बाल चाहिए तो खा लो। बहुत सारे लोग आज भी हैं जो बेचारे स्टीरॉइड ले रहे हैं, लेकिन उसके बहुत नुकसानात हैं। वो एक बहुत लंबी डिबेट है। कुछ पेशेंट्स डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उसे कहते हैं नहीं नहीं आप खाएं, कुछ भी नहीं होता। तो मैं ये उन्हीं डॉक्टर से सवाल है कि आप खुद फिनास्ट्राइड खाएंगे जो आप बेचारे पेशेंट को मजबूर कर रहे हैं? तो मैं हमेशा पेशेंट से कहती हूँ कि स्टडी करें, हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसके बाद आप रिसर्च करें, उसके बाद डिसीजन लें। लेकिन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे आपको रिसर्च की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना आपको वो नुकसान दे रहा, ना कोई उसके अंदर प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, सिर्फ आप उसको रेगुलरली लगाएं। तो अगर आप एक चीज़ आपके पास रेडी टू गो है, आपने वॉशरूम में रख लें, रात को सोते हुए लगा लें, वैसे भी वो ऑल्टरनेट डे पे लगानी होती है। तो आप ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाएँ। ख़ुद से भी अगर आप कुछ नहीं तो अगर प्याज का पानी भी लगाना स्टार्ट कर दें तो वो बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें जो एंटी हेयर लॉस प्रोडक्ट्स हैं वो प्याज के पानी से ही बनती हैं। उसमें भी कहते हैं सफ़ेद प्याज का पानी। जी, सफ़ेद प्याज का पानी मैंने खुद ट्राई किया था, वैसे इफेक्टिव है, लेकिन उसको लगाना एक बड़ा मुश्किल काम है। तो वही चीज़ें अगर आप रेडीमेड ले लें, बहुत सारी अच्छी कंपनीज बनाती हैं, जिस पे आप सेटिस्फाइड हैं वो ले लें।
आपको खुद एक विजिबल डिफरेंस नजर आएगा। एटलीस्ट बाल गिरना रुक जाते हैं, बहुत हद तक कम हो जाते हैं। बहुत हद तक कम हो जाते हैं। अच्छा, कुछ स्प्रेज एंड सीरम्स की जब हम बात करते हैं, अमाइनो ऑक्सीडेंट्स इसका अगर स्प्रे कर रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं, उससे नुकसान होता है? बेसिकली हर एक स्कैल्प डिफरेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ आप लगाएंगे तो आपको नुकसान होगा। समटाइम एक चीज़ एक पेशेंट को फ़ायदा दे रही होती है और दूसरे पेशेंट पे उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते हैं। तो हम क्लिनिकल स्टडीज़ करते हैं, अगर एक चीज़ 10 लोगों को दी है तो शायद 9 लोग उस पर हैप्पी हैं, एक बंदा कहता है कि नहीं कोई रिजल्ट्स नहीं है। तो आपने देखना होता है कि इस जैसे पहले को दिया था तो इसकी कोई रिजल्ट नहीं आया तो आप इस पे देने हैं। अभी बेसिकली बायोएक्टिव बड़ा अच्छा इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। तो जिस प्रोडक्ट में अगर बायोएक्टिव है, अगर आप वो यूज़ करेंगे फॉर ऑल, फॉर हेयर, नहीं मतलब सबके लिए है? सबके लिए है। बायोएक्टिव अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका आपको बहुत बेनिफिट होता है। यानी कोई प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल करें उसमें देख लें कि बायोएक्टिव होना चाहिए, बायोएक्टिव होना चाहिए। वो आपको वो लेटेस्ट रिसर्च हैं। अब ये रिसर्च जो होती हैं ये फॉरेन कंट्रीज़ में होती हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क में नहीं है, जर्मनी में कह लें, अमेरिका में कह लें। वहाँ की रिसर्च यहाँ काबिल इस्तेमाल है? काबिल इस्तेमाल है, क्योंकि आप लगा रहे हैं ना, आप खा नहीं रहे। खाने में शायद कॉन्फ्लेक्ट आ सकता है, लगाने पे कोई कॉन्फ्लेक्ट नहीं है। शैम्पू में कोई कॉन्फ्लेक्ट नहीं है, सीरम पे कोई कॉन्फ्लेक्ट नहीं है। खाने वाली प्रोडक्ट पे थोड़ा बहुत इनके प्रॉब्लम चलते रहते हैं। ठीक, एक बात सिर्फ और, जब हेयर ट्रांसप्लांट की बात आती है, नई से नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, पेनलेस टेक्नोलॉजीज की हम बात करते हैं, हम कहाँ खड़े हैं और किस टेक्नोलॉजी को आप रिकमेंड करती हैं या कौन सी इस वक्त आपको लगता है कि यूटिलाइज ज़्यादा हो रही है? मैं आपको अगर सच बताऊं, पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर हम अमेरिका से भी आगे खड़े हैं और मैं ये प्रूव कर सकती हूँ। वजह ये है कि हमारी प्रैक्टिस उनसे ज़्यादा है। अमेरिका में अगर 100 लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो पाकिस्तान में 1000 जो लोग हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं। तो ये सारा इट्स ऑल अबाउट फिनिशिंग, क्वालिटी। आपने ये देखना है आप कर किसके से रहे हैं। ठीक है। सेकेंडली आप रेफरेंसेस लें, जितना अच्छा आप रेफरेंस लेंगे उतना अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप बगैर रिसर्च किए जा रहे हैं तो फिर आप जहन में रखें कि एक बुरा हेयर ट्रांसप्लांट भी आपके सर पे हो सकता है। बुरा हेयर ट्रांसप्लांट ये क्या होता है? ये होता है जो आप अक्सर मॉल्स में जाते हैं और साफ पता लग रहा होता है कि इस बंदे ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, आपको अनयूजुअल सी फीलिंग आती है, गैप्स आते हैं बालों में, तो उसे बुरा हेयर ट्रांसप्लांट ही कहेंगे। ठीक है, वो बुरा हेयर ट्रांसप्लांट में बाल तो उग आए हैं, बाल तो निकल आए हैं, बाल हैं, लेकिन एक फील आ रही है यार इसने क्या कराया हुआ है, साफ पता चल रहा होता है। और खासतौर पर जिन लोगों के बाल कम होते हैं तो वो जरा कॉन्शियस होते हैं, तो वो लोगों को देख रहे होते हैं। अब मैं भी जब किसी मॉल में जाऊँ तो मैं लोगों को देख रही होती तो जो भी कोई मेरे साथ होता है तो वो कहते हैं उन्हें मत देखो, उनको नहीं पता। किसी को कहना नहीं पड़ता आपने कहां से कराया, ठीक वाला कराया। नहीं, वो लोग माइंड कर जाते हैं। उसको अगर आप कह देंगे तो वो कहेगा, उसका तरीका यही है कि आप किसी को ठीक है, किसी को कुछ मत करेगा, आप देखती जरूर है, देखती जरूर है, क्योंकि फील्ड है ना, तो आप देखने से नहीं रोक सकते। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर और बड़ी अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दे दी जी। सल्फर फ्री शैम्पूज आर गुड, बायोएक्टिव अगर है किसी भी प्रोडक्ट में तो वो आप इस्तेमाल कीजिए। बेबी शैम्पूज आपके लिए नहीं है, बेबी के लिए है। नाज़रीन, एक क्विक न्यूज ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, बहुत से सेगमेंट्स बाकी हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेम बदल गया। शिजा, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू कि आपने हमें थोड़ा सा और वक्त दिया, हम जरा बोर हो रहे थे। हमने कहा शिजा प्लीज आप जरा ज्वाइन करें इस शो में, आज हमें को होस्ट करें, तो थैंक यू वेरी मच शिजा। माय प्लेजर, एब्सोल्युटली। मजे की बात है ये, अभी मैं बिल्कुल 5 मिनट पहले आपकी ही स्क्रीन पे पीटीवी पे एक और शो करी थी, बट आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड आई एम एक्साइटेड। हम क्या करें? हम ये करें शिजा के वेयर मास्क एंड सेव इस्लामाबाद एक तकरीब आज हुई है, बल्कि इस वक्त जारी है। हमारी जो नुमाइंदा शाहीन सफदर वहीं पर मौजूद हैं, बहुत से पार्टिसिपेंट्स हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब मुआविन खुसूसी बराए सेहत, वो गुफ्तगू कर रहे थे। DHO इस्लाम डॉक्टर ज़हीम ज़ियाद साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं और पार्टिसिपेंट्स शाहीन से कोशिश करते हैं बात करने की। वी ट्राइड 3 टाइम्स बट नहीं हुई थी, एक और इशू था जिसकी वजह से बात नहीं कर पा रहे थे। तो शाहीन, क्या आपको आवाज़ आ रही है हमारी? नहीं,
यानी मुझे था कि शायद आपके कदम मुबारक आए हैं तो आवाज़ चली जाए, मुझे भी बहुत होप थी, लेकिन आई थिंक कि एक बहुत ज़रूरी था इस बारे में बात करना, बिकॉज वाइल शिवा आपने नोटिस किया होगा कि हर जगह अब न्यूज़ चल रही है कि कैसे इस्लामाबाद हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहा है। और जब हम हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं, इसका मतलब है कि वो डिजीज़ या बीमारी अभी भी वहाँ पे है, लेकिन लोग इतना उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं या वैक्सीनेटेड हो चुके हैं कि अब उनको शायद उस लेवल का फ़र्क नहीं पड़ेगा या वो इतना डेंजरस नहीं है जितना पहले था। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग, लेकिन बेशक हम उस तरफ जा रहे हैं, मास्क पहनना अभी भी ज़रूरी है। मास्क पहनना ज़रूरी है, और अगर अभी तक वैक्सीन आपकी नहीं हुई, वैक्सीनेशन नहीं, तो प्लीज़ गो और वैक्सीन आप लगवाएं, एक ट्राई और आप करें जरा। हम देखते हैं शाहीन हमारे साथ लाइन पे है कि नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शाहीन। जी शुएब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज पहचानी गई है, आपसे उन्होंने बात कर ली, हमें तो लिफ्ट ही नहीं कराई शाहीन आपने, ये क्या बात हुई शाहीन? मेरी आवाज का इशू है, आप इस सवाल चलें, कोई बात नहीं शाहीन, आई होप आप हमें सुन सकते हैं। प्लीज हमें कोई लेटेस्ट अपडेट्स दें उस इवेंट की, आप हमें थोड़ा सा बताएं वहाँ पे इस वक्त क्या हो रहा है, किस बारे में बात हुई एंड एवरीथिंग प्लीज। चलें, बस आप रिकॉर्ड कर लें, मैं रिपोर्ट बनाऊंगी। जी सर, जी सर, आज की इवेंट के हवाले से आप हमें बताइएगा। एक्चुअली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज का इवेंट जो है वो एक ज़बरदस्त मौजू पे किया गया था। वो मौजू ये है कि जी मास्क पहने और लोगों की जानें बचाएं। पाकिस्तान ने इस पूरी पेंडेमिक में मैं समझता हूँ कि ऐसा ज़बरदस्त किरदार अदा किया इस बीमारी को रोकने के लिए कि पूरी दुनिया उसकी मौतरफ है। और आज WHO के तावन से मज़ीद इस चीज़ को उजागर करने के लिए कि हमने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि जी जानें बचाएं और मास्क की अहमियत को उजागर करें। मास्क लगाने से हम इस बीमारी से बच सकते हैं, डिस्टेंस रखने से हम बच सकते हैं, और हमने सोशल जो डिस्टेंसिंग है और मास्क लगा के हमने एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना है। ये आज की तकरीब का बुनियादी मौजू था। ठीक है जी, शाहीन वहाँ गुफ्तगू कर रही थी। थैंक यू शाहीन वंस अगेन। चलें शहज़ा, बढ़ते हैं अपनी नशिस्तों की जानिब, अगले मौजू की जानिब, अगले मेहमान की जानिब, जो कि हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। सलमान हैं और उनके पास एक ज़बरदस्त बॉक्स है, उसमें फ्लूट ही फ्लूट हैं। बड़े सलमान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सलमान, PTV ने आपको 2 बार अवार्ड दिया बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का, 2006 और 2011 में, माशाल्लाह। इस वक्त आप लोगों को सिखाते भी हैं ये म्यूजिक की, आप एकेडमी, मैं कहूँगा कि आप खुद हैं बजाते खुद, बल्कि थोड़ा सा प्लीज बताएं ये इतने ज्यादा क्यों हैं, एक ही क्यों नहीं है? और बड़े रंग बिरंगे, मैंने ऐसे पहले कभी नहीं देखे। आपने कीबोर्ड देखा होगा ना, उसके ऊपर वाइट बटन्स भी होते हैं और ब्लैक बटन्स भी होते हैं। अब हर एक, मतलब उसको की बोलेंगे और हर की का एक नाम होता है, ठीक है। अगर म्यूजिक की टेक्निकल में जाते हैं तो ई माइनर, सी शार्प, सी डी शार्प, ई फ्लैट, तो हमारे पास उन्होंने ये इसमें जिद्दत की है कि हर फ्लूट का स्केल जो है ना वो अलहदा कर दिया है, इसलिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा साउंड्स डिस्कवर कर सकें। जितनी बड़ी फ्लूट है उतनी ही दूर तक आवाज़ जाती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, उतनी नज़दीक तक रहती है। अच्छा, जितनी छोटी फ्लूट है उतनी दूर तक जाती है। फिर शायद बड़े फ्लूट से स्टार्ट करेंगे, छोटे फ्लूट से? आई थिंक मैं बड़े से करना चाहती हूं। अभी तो माइक्रोफोन्स है ना, तो वो तो दूर तक आवाज़ जाएगी। सर थोड़ा सा प्लीज, हम देखना चाह रहे हैं कि कितना डिफरेंट होता है इसका साउंड। माशाल्लाह। बचपन से शौक? जी बचपन से। आपने खुद भी लर्निंग की? आपकी फॉर्मल लर्निंग थी? किसी म्यूजिक स्कूल गए थे आप? नहीं, जब मैंने शुरू किया था तो उस वक्त तो ऐसे शौकिया ही शुरू किया था, लेकिन बहुत अरसा मतलब प्रोसेस में रहा सीखने के, लर्निंग के। और आपको पता है यहाँ पे तो इंस्टीट्यूशंस नहीं होते पाकिस्तान में, और उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं थे। अब तो फिर भी अवेयरनेस हो गई है, लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत अकेडमीज़ वगैरह हैं, लेकिन उस वक्त मैंने बहुत स्ट्रगल से सीखा इसको, और एक दो टीचर से सीखा, फिर इस तरह से पिंडी आर्ट्स काउंसिल में मैंने सिखाना शुरू कर दिया। अच्छा। तो फिर बाकायदा से जो है ना मैं 5-6 साल इसी तरह बजाता रहा, लेकिन फिर उस्ताद बाबर अली का शागिर्द हुआ लाहौर। तो आपको पता है यहाँ पे ये घरानों में सिखाया जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा तो फिर अभी ये है कि थोड़ा सा बेहतर हो गया।
अच्छा, अभी आप जो सिखा रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं आपके, कितनों को सिखा रहे हैं आप? मेरे तो शुमार में नहीं है स्टूडेंट्स। अच्छा। इंटरनेशनली भी इतने हैं और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत स्टूडेंट्स हैं। प्रोफेशनल भी बजा रहे हैं जो सिंगर्स के साथ, उनमें बड़े बड़े नाम हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। ऑनलाइन भी सिखाते हैं ऑनलाइन कोविड के दौर में? ऑनलाइन सीखना भी उतना ही आसान है? जी जी, ऑनलाइन में फ्लूट डब भी करता हूँ सॉन्ग्स में। अच्छा। जी, स्टूडियोज़ में मेरे पास ऑनलाइन ट्रैक्स आ जाते हैं तो मैं उनमें फ्लूट भी बजाता हूँ। शोएब, आपको क्या लगता है ऑनलाइन सीखना आसान है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है ऑनलाइन हर चीज ही मुश्किल है ना? बहुत ज्यादा। मेरे तो बच्चे आजकल ऑनलाइन तालीम हासिल कर रहे हैं, मुझे अंदाजा हो रहा है कितना मुश्किल है। बच्चों के लिए सिखाने वाले पे डिपेंड करता है कि किस तरह लेकिन फिजिकल आपको पता है ज्यादा आसानी लगती है शायद। वहीं पे आप एक लगा भी देते हैं, सही तरह सीख। वो बात है ना कि आपको सोहबत भी मिलती है ना, उस्ताद के सामने बैठना, और नेट के ऊपर तो वो वाइब्स नहीं आती हैं। आज मैं चाहूंगा जरा शिजा को सिखाएं कोई एक फ्लूट, हम ताकि शो के एंड पे कह सकें शिजा ने सीख ली है। हाँ, मैं चाहती हूँ मेरी स्किल्स बढ़ जाएं लेकिन नहीं होने लाइट नोट प्लीज। अब हम चाहते हैं कि आप कोई डिफरेंट तरीके का उठाएं, हमें थोड़ा सा फर्क समझाएं भी कि ये पहले वाले से कैसे फर्क है, और फिर हमें सुनाएं। पहले वाला जो था वो मैंने ई से प्ले किया था, ये जो ई की है ये ई है, ठीक है ना। अब दूसरा वाला मैं अगर कोई प्ले करूँगा तो ये ए शार्प है, ठीक है। अब ये राग भोपाली है, ठीक है। इसमें आपने वो कलाम सुना होगा, सुबहान अल्लाह मा अजमला का। माशाल्लाह, खूबसूरत कलाम और फ्लूट के जरिए। और सुनने में मैं सोचती हूँ कि हमें ये इतना अच्छा लगता है, हमें ये एक अलग जगह पे बिल्कुल ले जाता है, बिकॉज बहुत सूदिंग होता है। बंदा जिस भी किस्म के मूड से गो थ्रू कर रहा हो, बंदे को फ्रेश फील होता है। लेकिन अगर इंसान के अपने पास वो स्किल हो तो क्या आपके साथ वो इंग्लिश में कहते हैं कैथारसिस, मतलब कि आपका एक प्रोसीजर होता है जिससे आप बेहतर फील करते हैं, सारी बुरी फीलिंग्स आपकी निकल जाती हैं। तो खुद भी प्ले करके ऐसा फील होता है? ऐसा ही है। शौक कोई भी होता है ना, वो किसी भी चीज़ का हो, इंसान को बहुत सारी चीज़ों से बचा लेता है जी, और आपको अपने अंदर वो मसरूफ़ रखता है। बिल्कुल। ये बताएं कि कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है ब्रीदिंग वो बनाने के लिए, कि आपने ज़ाहिर है लंबा आपका सुर भी है तो आपको एक ब्रीदिंग कंट्रोल है आपकी। अभी तो ये सिचुएशन है कि मसरूफियत इतनी है, इसी की मसरूफियत है। कभी किसी स्टूडियो में प्ले करने जा रहा हूँ, कभी किसी स्टूडियो में, तो उसमें प्रैक्टिस करने के लिए इतना वो हो जाता है। लेकिन फिर भी हमें जैसे आप वार्म अप करते हैं ना, तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जो वो प्लीज़ बताएं ना। एक तो एक्सरसाइजेस और एक है कि पहला लेसन क्या होता है फ्लूट का। कोई भी अगर नया आपके पास सीखने के लिए आया है तो पहला लेसन क्या है? पहला लेसन आपको पता है मौसीकी में सारे गामा पादा नहीं सही होता, तो वो अच्छा इसमें भी उसी में ही सारा कुछ होता है। मैं आपको एक तो लेसन सुनाता हूँ, फिर वो एक एक्सरसाइज भी आप करें, उसके बाद शोएब आपको करके दिखाएंगे। बड़ी अच्छी बात है। ट्राई करने में क्या है।
स्केल चेंज करते हैं और अभी ये राग चेंज हो गया था, हम भैरव में चले गए थे। ठीक है, अब वार्म अप एक्सरसाइज जो है अगर हम बजाते हैं मतलब किसी भी स्टेज पे जाने से पहले, तो हम थोड़ा बहुत इसको ज़रा देखते हैं। वाओ, यार आप मैं ये करूंगा जी, मतलब वाओ, वाओ, यानी वार्म अप पे वाकई वार्म अप हो गया है। आपका इतना अच्छा कमांड है, डेफिनेटली हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। माशाल्लाह आपने बहुत छोटी एज से ये शुरू किया। कभी आपको लगा कि कोई और इंस्ट्रूमेंट आप ट्राई करना चाहते हैं या उसको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं जितना कि फ्लूट? मैंने ये बचपन से सुना था कि सारंगी, सितार और बांसुरी बजाने के लिए इंसान को गायक बनना पड़ता है, तो सुना तो था, लेकिन जब मैंने अपने उस्ताद मोहतरम को देखा, वो उन्होंने पहली दफ़ा जब मिला तो उन्होंने हारमोनियम पे मुझे बाकायदा से क्लासिकल सिंगिंग सुनाई। अच्छा। तो बहुत छोटी उम्र में मैंने भी वापस आके सबसे पहले हारमोनियम परचेज़ किया और फिर मैंने इसको सीखना शुरू कर दिया। तो मैंने गायकी की तालीम ली और बहुत बचपन से मैंने क्लासिकल भी सीखा, राग रागनियाँ सीखे, बंदिशें सीखी और मैं प्रॉपर गा लेता हूँ। तो एक राग हो ना जाए, मैं यही सोच रही थी। फ्लूट्स तो हैं बट एक राग भी अगर हो जाए तो। हाँ जी, मैं आपको एक अस्थाई सुनाता हूँ राग मल्हार की। ठीक है, ठीक है। उमंड घन घुमंड बरसत बरखा, रुत आई उमन घन घुमंड बरसत बरखा, रुत आई नदी नाम नीर बागूम घर आए, घुमंड घन घुमंड बरसत बरखा, सागर बबोल पपीहारा बोल, सागर बबोल पपीहारा बोल, चमकत घन केसरिया गंज सदा, रंग राग मियाँ मलार गाए, उमंड घन घुमंड बरसत बरखा, रुत आई सामारे पा मा पा नी दा नी सा नी पा मा पा गा मा सा रे मा पा नी दा नी सा। वाओ, माशाल्लाह, वेरी जबरदस्त। नाइस। और मतलब आप ये सोचें कि चलिए फ्लूट की स्किल अपनी जगह, फिर उसके बाद आप प्रोनाउंसिएशन देखिए इनकी, जैसे इन्होंने अल्फाज अपने बोले, और उसके बाद डिलीवरी, माशाल्लाह वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया। मैं सिंगिंग भी सिखा रहा हूँ। तो लेकिन आपको पता है जब एक बंदे के ऊपर एक छाप लग जाती है ना, तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है और लोग इस बात पे मानने मैं आपको निकालूंगा इस छाप से, हम इस फ्लूट बॉक्स को बंद करवा देंगे और सिर्फ हम गायकी की तरफ ही आपको ले जाएंगे। नहीं, उसके लिए फिर मेरे पास हारमोनियम होना जरूरी है। अगले नशिस्त पे हारमोनियम भी साथ होगा सर। हाँ, नेक्स्ट टाइम। अच्छा, सबसे छोटी वाली बांसुरी, सबसे छोटा फ्लूट इसमें जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। अच्छा, मुझे क्योंकि मेरे जहन में अब ये सवाल आ रहा वैसे है, इससे भी छोटे होते हैं, इतने तकरीबन पेंसिल के साइज के फ्लूट भी हैं मेरे पास। ओह वाओ, आप आपसे कुछ पूछ रही थी? हाँ, मैं एक्चुअली पूछना चाह रही थी, और प्लीज मुझे एक्सक्यूज कीजिएगा अगर ये सवाल थोड़ा आपको फनी लगे, लेकिन क्योंकि इसके डिफरेंट साइजेस और मुझे देखने में भी अलग लग रहा है, तो इनका मटेरियल भी फर्क होगा। कहने का मतलब किसी लकड़ी से अलग फ्लूट की आवाज आएगी। पहली तो बात ये लकड़ी नहीं है, ओके, ये बैम्बू है। आई स्टैंड करेक्टेड, ठीक है, बांस है ये, ठीक है। और ये स्पेशली कम इलाकों में उगाया जाता है, ये यहाँ पे इसका बीज भी नहीं मिलता। अच्छा, ये स्पेशली बांग्लादेश में से आता है और कुछ एशिया के डिफरेंट कंट्रीज हैं जहाँ से ये हमारे पास आता है। ठीक है, जबरदस्त। अब मुझे ये बताएं, वैसे तो मैं सिलेक्ट कर लिया ये वाला, लेकिन कभी ऐसा होता है कि अगर आपको लगे अच्छा वक्त कम है, नशिस्त ऐसी है कि एक ही बजाना है और इम्प्रेस कर देना है सबको, तो वो कौन सा होता है? मुझे तो वो जो मैं पहले बजा रहा था ना, वो वाला था। बेस, मुझे ये बड़ा पसंद है। इससे वो करें फिर, क्योंकि हमने कहा एक और आपसे सुने जरा जी, तो ये प्लीज। ये आपकी क्लोजिंग नोट होगा फिर। क्लोजिंग नोट होगा, क्लोजिंग नोट होगा, इसलिए बेस्ट होना चाहिए। वैसे सारी बेस्ट हैं जी। चलो मैं आपको नुसरत साहब का कोई प्लीज। ओह प्लीज।
जबरदस्त सर, बेहतरीन माशाल्लाह। So beautiful। मुझे तो लग रहा है मेरा आज पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह, सब पाकिस्तान में आने की वजह से और इनकी वजह से बिल्कुल ये इम्पैक्ट तो रहेगा पूरा। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच सर। इंशाल्लाह हम तो आपको आगे चलकर भी तंग करते रहेंगे, आपकी मसरूफियत से खुशी से तंग होऊंगा। जबरदस्त सर, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। शज़ा, पाकिस्तान के फुटबॉल मशहूर तो हैं, किस शहर के मशहूर हैं? मुझे लगता है सियालकोट। यस, सियालकोट के मशहूर है, बहुत ज्यादा मशहूर है, लेकिन अब मुझे लगता है कि सियालकोट के साथ इस्लामाबाद के फुटबॉल मशहूर होने वाले हैं। अच्छा, यस, यहाँ पे खातून है, वो दरख्त की छांव में बैठती हैं और फुटबॉल सीती हैं। ये रोजगार वाला मामला अपनी जगह, लेकिन कितनी जबरदस्त ये खबर है कि वो खातून कितनी बासलाहियत हैं, वो दरख्त की छांव में बैठी हैं, फुटबॉल सी रही हैं। तो उनके जरा इस हुनर पे शाहीन सफदर ने रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। चलें देखते हैं। नाज़रीन, आज मैं आपकी एक ऐसी बाहिम्मत खातून से मुलाकात कराऊंगी जो बेसहारा ख़वातीन के लिए मिसाली हैं। आइए नाज़रीन जानते हैं आबिदा परवीन की कहानी उन्हीं की ज़बानी। जब आपको पता है, जब औरत घर से निकलती है तो मजबूर होकर निकलती है, मजबूरी से घर से निकलती है। मैं ये फुटबॉल इसलिए बनाने शुरू किए थे कि मैं जब छोटी थी इसलिए मैंने ये सिलाई सीखी थी। ना मुझे माँ बाप के घर में ज़रूरत पड़ी है, ना ससुराल के घर में ज़रूरत पड़ी है। अभी मेरे मियाँ बीमार थे, फिर यही सोचा कि घर में किसी से लेके कैसे खाएंगे, कितने लोगों से लेके खाएंगे, वो मांगेंगे भी जिससे लेके खाएंगे। यही सोचा कि मेहनत करके अपने बच्चों को कमा के खिलाते हैं, स्कूल भी पढ़ रहे हैं, घर का भी खर्चा चल रहा है, सब कुछ ये इसी काम से सब कुछ हो रहा है। कोरोना की वजह से जो है ना तकरीबन साल हो गया ऐसा कि घर के हालात ऐसे ख़राब हुए हैं। तो आप किसी से मदद मांगना चाहेंगे? मदद तो मैं अपने रब से ही मांगती हूँ। असल में मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती, उस अपने अल्लाह के आगे हाथ फैलाना चाहती हूँ कि जो मुझे दे के पछताएगा नहीं। मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला अपनी जनाब से दे, मजदूरी कर रहे हैं, अल्लाह ताला इस मजदूरी से कामयाब करे और मजदूरी से ही बरकत डाले, हमें इसकी रोज़ी कमाने की हिम्मत दे। ख़वातीन को मैं ये कहूँगी कि जो मांगती हैं, भीख मांगती हैं, कभी किसी तरह कभी किसी तरह, तरह तरह की बातें सुनती हैं, को किसी के घर में बैठ के काम कर लें, अपने घर में बैठ के कर लें, किसी के घर में काम कर लें, इज़्ज़त तो होगी ना। हर औरत को चाहिए कि अपने घर मेहनत करके अपने बच्चों को हलाल कर इज़्ज़त कमा के खिलाए। इज़्ज़त की रोटी वही होती है जो बंदा हलाल की रोज़ी कमा के खिलाता है बच्चों को। माशाल्लाह मेरे आसपास वाले पड़ोसी बहुत अच्छे हैं जो मेरी इज़्ज़त करते हैं, मैं भी उनकी इज़्ज़त। मेरे पास कोई गैर बंदा आके खड़ा नहीं हो सकता। आबिदा परवीन का मानना है मेहनत मजदूरी में बरकत है और अल्लाह मेहनत मजदूरी करने वालों को पसंद करता है और ये दूसरे ख़वातीन के लिए बेहतरीन मिसाल है। वेल मुझे ये लगता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहली दफ़ा ये रिपोर्ट देखी कि मुझे नहीं पता था इस्लामाबाद में भी ये हो रहा है। लेकिन सलाहियत से ज़्यादा ये बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी थी। आपको नहीं लगता? बहुत इंस्पायरिंग थी। जितने भी लोग अभी ये देख रहे होंगे, खासकर ख़वातीन, खासकर वो लोग जो अभी शायद किसी कंफ्यूजन में हो कि हमें ये स्टेप उठाना चाहिए या नहीं, हमें ये फैसला अपने लिए लेना चाहिए या नहीं, ये रिपोर्ट देख के ना उनको एक इंसाइट ज़रूर मिली होगी। ट्रू दैट। चलें जी, बढ़ते हैं आगे हमारे आखिरी सेगमेंट की जानिब। हमारी सेलिब्रिटी आ चुकी हैं। जब बात आपने की ना इंस्पिरेशन की, तो मेरा तो जहन में एक सवाल है कि मैं इनसे पूछूंगा, जो हमारे अगले मेहमान है, कि आप तो खुद इतनों की इंस्पिरेशन है, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? हम जनाब उनकी बात करें कि जब भी कोई जलसा होता था, अब जरा जलसे कम हो गए, लेकिन अब तकरीबात होती हैं, इवेंट्स होते हैं, वो चाहे PTI के 3 साल कारकर्दगी और डिफरेंट इवेंट्स हों। इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, हमारे कप्तान, उनके जो आने का ऐलान होता है ना, वो सबसे शानदार एक ही आवाज़ वो होती है, और वो होती है सेनेटर फैसल जावेद साहब की, और वो आज हमारे यहाँ इस सेट पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, सुबह बखैर। आपको भी सर। क्या कमाल का सेट लगा दिया आपने। आपको पसंद आया है? आपको दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। मैं लेकिन ये मेंशन करती जाऊँ कि आज मैं असल में इनकी को एंकर की सीट चुरा रही हूँ। मैं इनके साथ शो नहीं करती, लेकिन मेरे लिए डेफिनेटली प्लेजर है। आप मेरे साथ शो
करने में मसला हो रहा है आपको? मुझे खुशी हो रही है बहुत ज्यादा। अच्छा, एक्चुअली आज जरियाब नहीं आई, वो अच्छा। कराची से वापस नहीं पहुंचे, तो हमने इनसे कहा कि चले फिर आप हमारे साथ आ जाएं, क्योंकि ये पीटी वर्ल्ड पे शो करती हैं। फैसल भाई, रूटीन क्या होती है? सुबह जल्दी उठने की रूटीन ही होती है या कि आज जल्दी उठे हैं? नहीं, अक्सर ही इसी टाइम उठ जाते हैं। अच्छा। कभी कभी होता है कि लेट नाइट अगर काम हो रहा है और कोई ऐसी चीज़ें, फिर थोड़ा लेट उठता हूँ, लेकिन अदरवाइज तो यही वक्त है, सुबह उठ जाता हूँ जल्दी। इमरान खान साहब के साथ अक्सर आप ड्राइविंग भी करते हैं ना इस्लामाबाद में, वो फिर खबरें भी सामने आ जाती हैं। लास्ट टाइम चूंकि हमारी बात उस बारे में हुई थी, इसलिए मुझे वो बात याद आ गई। तो अब कोई प्लान बन रहा है या बना है कि इमरान खान साहब के साथ फिर मागला की ट्रेल्स की तरफ या फॉर दैट मैटर सड़कों पर फिर एक ड्राइविंग हो जाए? वो अचानक होता है, अचानक होता है, उसका प्री प्लान नहीं होता। ओके। अच्छा, अब जब आप नॉर्मल लोगों की बात करते हैं जो सिर्फ आपको टीवी पे देखते हैं, आपको जैसे शोएब ने कहा सेलिब्रिटी के तौर पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे हर जगह, उनके जहन में बहुत सारे आपकी ज़िंदगी के बारे में सवाल जाते हैं। तो उसमें से एक ये भी है कि जो एक सेनेटर होता है, पहली बात ये, व्हाट डू यू स्टडी टू बिकम अ सेनेटर? क्या आप पॉलिटिक्स पढ़ के ही पॉलिटिक्स में आ सकते हैं? और दूसरी बात ये कि आपके लिए रिक्रिएशन, जो आपका फ्री टाइम होता है, उसमें क्या होता होगा? क्या उसमें भी आप बिजी रहते हैं? अच्छा, दो सवाल हैं। एक तो यह है कि पॉलिटिक्स देखें, 1996 अक्टूबर में मैं तहरीक इंसाफ आया क्या था, बस इमरान खान के साथ काम शुरू किया था। तो बस आ गए फिर? आ गए। इमरान खान साहब असल में वो ट्रेडिशनल सियासत कर नहीं रहे थे, तो वो रवायती सियासत था नहीं, और सारे ही तहरीक इंसाफ में पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस थे। अच्छा। जी हाँ, और सब काम भी करते थे, सियासत भी करते थे। तो मेरा जो शोबा था वो था एडवर्टाइजिंग का और ब्रॉडकास्टिंग का, तो वो पैरेलल चला पीटीआई के साथ। ओके। तो एक प्रोफेशनल वो बैकग्राउंड था, ब्रांड मैनेजमेंट, फिर वो शुरू नीचे लेवल से शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर तक गया और फिर जाके छोड़ा, लेकिन वो पैरेलल चलता रहा। तो एज सच रवायती सियासत वाली चीज़ नहीं थी, और शायद वो आज भी कई हमारे पीटीआई के साथी हैं जिनमें वो झलक नजर नहीं आती। आई थिंक वो अच्छी बात है। यही तो एक नया कल्चर, नई सोच, यही तो एक नई चीज तहरीक इंसाफ लेकर के आई है। और दूसरा आपका इससे जुड़ा सवाल था, सेनेटर या पॉलिटिशियंस का जो फ्री टाइम होता है उसमें वो फ्री क्या टाइम अव्वल तो अव्वल तो वाकई में फ्री टाइम बहुत कम होता है, लेकिन अगर हो तो मैं प्रेफर करता हूँ पाकिस्तान टेलीविजन के पुराने ड्रामे देखना। आपका फेवरेट कौन सा होगा? फेवरेट, हाँ, मेरे 3-4, एक निजात ड्रामा सायरा काज़मी का, वो बहुत ही कमाल का ड्रामा पाकिस्तान टेलीविजन का। इसके अलावा चांद घिरन एक ड्रामा था। अच्छा। जो उस वक्त NTM पर आया था और वो बहुत अच्छा ड्रामा था। और वारिस ड्रामा बार बार देखें तो आपको पता चलता है कि कमाल है। और भी ड्रामे हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था इस पे। लेकिन फारिग टाइम वाकई में अगर हो तो मैं पीटीवी के माजी में जाते हैं जी। पीटीवी का शो आपको आपके माजी में लेकर जाना चाहता है, रेडियो तक लेकर जाना चाहता है, उसकी ओपनिंग तक लेकर जाना चाहता है शो की। याद है ना? याद नहीं है? याद है। मुझे 10-11 साल हो गए रेडियो छोड़े हुए। आप इतने सिटीज का नाम लेते थे ओपनिंग। जी जी जी, वो जरा थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करें। वो क्या किस तरह फैसल भी ओपनिंग होती थी? किसी ने मुझे कहा कि इतना कैसे करे, तो मैंने कहा मैं पहले कंडक्टर होता था, सवारियां उतारता था। कुछ याद करके करें थोड़ा सा वो कर सकते, एक फ्लो है उसमें। हम उससे प्लीज एक हो ना रेडियो की ओपनिंग। जंग कलसीता तलकंग चौकवाल वकैन टसलानी मंडी बहाउद्दीन नाटक मरी अंदर थी मीरपुर पलपुन शताज की फिर खानिया सरमदाद जीरो मोटिवेट कलका wherever you are। So, वो अभी कोशिश करता हूँ, अभी बहुत से इस पे रह गए हैं मेरे से, लेकिन वो एक फ्लो बना था। यस यू राइट, वो शुरू से बना था। हाँ, मिस करते हैं रेडियो को? हाँ, मैं यही पूछने लगी थी। रेडियो को कोई भी आप रेडियो प्रेजेंटर से पूछें, अगर उसने रेडियो छोड़ा हो तो रेडियो को वो बहुत मिस करेगा। टेलीविजन और रेडियो में बहुत फ़र्क है। रेडियो एक बड़ा पर्सनल मीडियम है और एक माइक के साथ जो आपका रिश्ता वो विजुअल नहीं है ना, तो आप अपनी धुन में मगन कैसे दिख रहे हैं मैटर नहीं करता, ठीक है? नहीं तो बार बार मैं कपड़े ठीक करूंगा, यूं करूंगा, मेरे पे कैमरे पता नहीं कहाँ से आपने लगाए हुए, इतना बड़ा स्टूडियो, लगता ही नहीं पीटीवी आया हूँ। तो अच्छी बात है, ये चेंज होना चाहिए था। और रेडियो, यस, रेडियो बहुत मिस करता हूँ जी। लेकिन आप देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे सेलिब्रिटी स्टेटस इनका अभी है, वो मेरा ख्याल काफ़ी टाइम से है, इवन जबकि आप रेडियो पे थे या उससे भी पहले से। लेकिन जैसे आपने कहा, रेडियो की रिकग्निशन शायद फ़र्क है, क्योंकि आप उस अपीयरेंस आपकी नहीं जा रही स्क्रीन के ऊपर, सिर्फ आपका कंटेंट जा रहा है।
अब तो चलें आप ना चाहते हुए भी टीवी के ऊपर हैं, सोशल मीडिया के ऊपर हैं, तो लोगों का जो रिएक्शन होता है आपको असल में फर्स्ट टाइम देख के कि ओ हम सेलिब्रिटी देख रहे हैं, कोई आप हमें इंस्टेंस दे सकते हैं जब आपका फैन आपसे मिलके उसने कोई अजीब ही डिमांड की हो कि भाई मुझे सेल्फी चाहिए फ्लावर फिल्टर के साथ या कुछ ऐसे, कुछ भी हो सकता है स्नैपचैट के फिल्टर्स के साथ। बिल्कुल बहुत काफी सोचना पड़ रहा है। लेकिन एक बात हूँ, ये कोई मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, पता है क्या, ये आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बन जाते हैं ना सेलिब्रिटी, इसकी वजह से हर एक ही बड़ा फेमस होता है, तो मेरा कोई इसमें ख़ास कमाल तो नहीं है ना। तो काफ़ी लोग फेमस हैं और अच्छी बात है, लेकिन ये है कि इससे एक बहुत सी ये चीज़ होती है, आपके जहन में ये चीज़ होती है कि लोग आपको देख रहे हैं और आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं, तो वो एक थोड़ा सा बंदा कॉन्शियस सा ज़रूर होता है, प्रेशर है ना। तो उसमें काफ़ी हुए फनी वाक़यात कोई एक दो फनी वाक़या फैसल भाई बड़ा इस प्रोग्राम में। अब देखिए ना, अचानक सुबह सुबह आपने मुझे ना ऐसे काम पे लगा दिया, इतना मुश्किल क्विज हो रहा है, हमारी ऑडियंस वेट कर रही है आपका। अच्छा, कसौटी प्रोग्राम लगता है मुझे, मैं आ गया हूँ, लेकिन जैसे याद आएगा मैं आपको सुना दूंगा। आज बीच में रोक दे रहे हैं हमें। हाँ, मैं बीच में रोक, जैसे याद आ गया। I'll keep on thinking, yes। सही। फिटनेस का भी ध्यान करते हैं? ओह, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। करना चाहिए और शुरू कर दिया है। ओह, जिम जाना शुरू कर दिया है? आप देख सकते हैं, पहले जब मैं आपके प्रोग्राम में आता था उस वक्त से थोड़ा फ़र्क महसूस आप कर रहे होंगे, और उसमें यह है कि खापा प्रोग्राम थोड़ा कम किया हुआ है, लंच में नहीं करता, ग्रीन टी ज़्यादा ले रहा हूँ, और बाकी है कि वॉक पे तवज्जो देता हूँ अगर टाइम मिले। और दूसरी बात यह है, हम जैसे लोग जो हैं काम पे कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दूर से चल के आऊँ। ओके, ठीक है ना, दूर, हाँ, दूर से उतर के जो भी व्हीकल है उससे दूर उतर के फिर चलूं, थोड़ा वॉक हो जाए, तो उस बहाने थोड़ा बहुत वॉक हो जाता है। बाहर मुल्कों में तो आपने देखा है कल्चर है, लोग साइकिल पे ऑफिस जाते हैं, यहाँ पे लोग फन्ने खान बने फिरते हैं जब तक बड़ी गाड़ी ना दिखाएं। और क्या हो गया, आप साइकिल पे जाएं, पैदल जाएं, जरा वो कल्चर हो, ये आपकी सेहत के लिए जरूरी है। बात याद आ गई, बिल्कुल आप सच कह रहे हैं। इमरान खान साहब के जो बेटे हैं सलमान, उनकी एक तस्वीर कहना चाहिए बड़ी वायरल हुई, जो उबर ड्राइवर ने ली है, और उसने कहा कि देखिए इमरान खान साहब के बेटे और ये एक ऑनलाइन टैक्सी सर्विस का इस्तेमाल करें, तो ये भी बड़ी एक अच्छी एग्जाम्पल सेट। मेरा ख्याल है उनके पास तो एम्बेसी का नंबर भी नहीं होगा, ठीक है ना। और बाकी जो वज़राए आज़म हैं या गुजरे हैं, उनके वहाँ पर जो है वो तो वैसे इसको पूरा इस्तेमाल करते हैं, सफारत खाने का और पाकिस्तानी सफारत खाने का, वहाँ से सारा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी बात है, और ये इमरान खान साहब की तबीयत में एक चीज़ अच्छी बात है, और ज़रा उनकी वजह से फिर आगे हमें उनके बच्चों में नजर आती है वो। बिल्कुल। फिटनेस पे एक सवाल सिर्फ मेरा रह गया था कि क्या कोई ऐसा मामला हुआ कि आपको किसी ने कहा कुछ कि आपने कहा अच्छा वेट लूज करना है, मैंने हालांकि यू आर फिट माशाल्लाह, या आपने खुद से सोचा कि अच्छा ठीक है वर्कशॉप करते हैं? आई एम नॉट फिट बॉस। आप फिट है सर? अच्छा, ये बात सुनो ना, ये फिट नहीं हूँ अभी, मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब जब किसी को मिलते हैं ना तो वो फ़ौरन नोट करते हैं, क्योंकि वो, हाँ, तो उन्होंने एक दो दफ़ा मुझे कहा है इस चीज़ के ऊपर। ओके। तो वहाँ से फिर मैंने रियलाइज़ किया कि वाकई में इवन अदरवाइज़ भी कई आपके साथ के लोग कहते हैं, मेरा वेट बहुत बढ़ गया था बीच में, अभी भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब ने वैसे क्या कहा था, जुमला क्या था उनका आपको देख के? आप सच में ये सुनना चाहते हैं? मैं सच में सुनना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब कैसा कौन सा जुमला था जिसके बाद आपने कहा कि चेंज करो लाइफस्टाइल, खापा प्रोग्राम बंद करो, लंच बंद, वॉक करेंगे? आप सुनना चाहते हैं, मैं सुनाना नहीं चाहता। दो बातें आपने छुपा ली अभी तक, एक वो वाक्य और एक याद नहीं आ रही, और एक जो है जानबूझ के छुपाई। ये हम आखिर में आपसे ज़रूर पूछेंगे, लेकिन आई थिंक कि ना चाहते हुए भी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की बात की है, और वो मैं हमेशा शोएब, आप जानते हैं इमरान खान साहब की हर माशाल्लाह से उनकी हर डिसीजन को बहुत सपोर्ट करती हूँ, बिकॉज मुझे उसमें लॉजिक फॉर श्योर नज़र आता है। जब आप हेल्थी लाइफस्टाइल की बात करते हैं, वो एक होलिस्टिक अप्रोच है, हेल्थी माइंड की आप बात करते हैं, हेल्थी बॉडी की आप बात करते हैं, और मोटापा या ओबेसिटी जिसको आप कहते हैं वो बीमारी है, और वो सारी बीमारियों की जड़ भी है। मतलब आप डायबिटीज से शुरू कर लें या आगे तक इवेंचुअली आप सारी कार्डियक डिजीजेस पे ले जाए, दिलों की बीमारियां, वो सारी वहाँ से शुरू होती हैं। तो आई थिंक कि ये एक अच्छा तरीका है। अगर आपने अभी तक अपना लाइफस्टाइल नहीं बदला तो आज आपको इंस्पिरेशन मिल चुकी है, स्टैंड अप एंड मेक अ डिसीजन। इमरान खान साहब की एक बात की वजह से शुरू कर दिया, बता नहीं रहे हमें वो, लेकिन अब समझ है कुछ कहा होगा, कुछ ऐसा कहा होगा कि फैसल भाई ने भी कहा ठीक है छोड़ो सब कुछ, अब मैं वॉक शॉक करूंगा। कोई टारगेट सेट किया है इतना वेट
कम करने हैं? हाँ, टारगेट सेट किया है इंशाल्लाह कि तकरीबन 5 kg जो है एक से 1.5 महीने में करना है। मुझे रमज़ान बहुत पसंद है। अच्छा। और उसमें एक दो चीज़ें, एक तो यूनिवर्सल पैटर्न होता है लाइफ का, अदरवाइज पाकिस्तान का जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और बाकी मेट्रोज जो हैं वहाँ पे लाइफ पैटर्न बिगड़ा हुआ है। इट्स ऑल ओवर द प्लेस। देखिए ना कि ना जाने का टाइम है ना आने का तो टाइम है ही नहीं ना, छुट्टी किस वक्त खत्म होना है काम ये तो कोई तय नहीं करता। और ख़ास तौर पे जिस फील्ड से हम लोग रिलेटेड है, मीडिया, टेलीविज़न, इसमें तो कोई सिलसिला ही नहीं है जी। हमारे जो गांव देहात हैं उनका लाइफस्टाइल जो लाइफ पैटर्न है वो सिंक किया हुआ है यूरोप, कनाडा, अमेरिका के साथ। सुबह जल्दी उठते हैं, शाम को जल्दी सोते हैं, मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद खाना खा लेते हैं, उसके बाद वॉक करते हैं, इशा के बाद सो जाते हैं। ये है गांव देहात जो कि सिंक किया, विच इज़ अ वेरी गुड हेल्दी लाइफस्टाइल। हमारा जो लाइफस्टाइल है इट्स शहरों का जो है इट्स, तो रमजान में एक तो यूनिवर्सली एक ही होता है, ठीक है ना, रीसेट बटन दब जाता है। एक्सेट। और अफ्तारी से आधा घंटा, ये घंटा पहले तो लोग बिल्कुल ही आपको सुकून में ही रखते हैं, किसी को तंग नहीं करता। बिल्कुल। और फिर आपको काफ़ी अपना भी टाइम मिलता है। दूसरी चीज़ रमज़ान में होता है कि आप बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप अवॉइड करते हैं, और ख़ास तौर पे खाने जो हैं इतने ज़्यादा, तो वो एक तो मैं सहरी बड़ी मुनासिब, और फिर अफ्तारी में I just go for protein diet, that's it. अच्छा, ये मुनासिबत, खजूर खा के वो जी, ये मुनासिबत, लेकिन आपकी बातों से हमें लग रहा है कि आप फॉर श्योर ये करते होंगे, लेकिन एक नॉर्म पता है क्या है रमज़ान में? ठीक है, पूरा दिन तो ऑफ कोर्स हम कुछ नहीं खा सकते, रोज़ा होता है, लेकिन अफ्तारी पे एक प्लेट भरी हुई होनी चाहिए पकोड़ों की। प्लेट पहाड़। बिल्कुल, मुझे लगता है पकोड़े तो पाकिस्तानी नेशनल डिश आप कह सकते हैं। साथ चटनी होगी, साथ जाम शीरी होगी, लेमनेड, इतनी सारी चीजें होती है, और ऐसे लगता है जब तक आपने तली हुई चीजों से पेट नहीं भर लिया आपका रोजा नहीं खुला। हालांकि ये बड़ी गलत एक्टिविटी है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है हमें इससे अगेन बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, डेफिनेटली। तो टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, अब थोड़ी सी मुझे लगता है पॉलिटिकल भी हो रही है डिस्कशन, अगर आप इजाजत दें। ठीक है, थोड़ा सा टाइम है कंपेरेटिव, मतलब जितना मैं कह रही हूँ आप टेनोर गुजार चुके हैं ना, उससे कम रह गया है। बहुत सारी अलॉट, जैसे कहते हैं अलॉट ऑफ आइज ऑन यू, ऐसा ही है, आप देख सकते हैं, और माशाल्लाह से बहुत लोग खुश भी हैं पीटीआई के साथ, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या आपका कमिंग डेज में क्या ऐसा प्लान है, और समथिंग दैट यू डिड नॉट डू बिफोर फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान? वेल आई टेल यू व्हाट, एक तो जब थोड़ा सा इसका जब स्टार्ट लिया तो एक डायरेक्शन सेट करने की कोशिश की, ठीक है, और वो डायरेक्शन सेट की है कि जो पहली एक चीज़ थी कि फोकस जो था इमरान खान साहब का वो एलीट कैप्चर से निकल के आम आदमी पे हो। ऐसा ही। अच्छा, सारी चीज़ें कमाल की हो गई, हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कमाल के हैं, डैम्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अब मिलना शुरू हो गई है पाकिस्तान में, ये कमाल की एक डायरेक्शन। लेकिन एक जो चीज़ जिस पे अभी अगले सालों में काम करना है वो है महंगाई, क्योंकि महंगाई जो है इज द ओनली प्रॉब्लम दैट नीड्स टू, जिसको हल होना है। बिल्कुल। अब उसके लिए आपका, क्योंकि पहले आवे का आवा बिगड़ा हुआ था, तो आप एक पहले तो इकॉनमी डूब रही थी, आपको बताएं, उसको पहले तो उसको बहाल किया, उसको बचाया, और फिर टेक ऑफ स्टेज पर। इसमें 3 सालों में 1.5 साल कोरोना का था, और पूरी दुनिया में महंगाई भी हुई, बेरोजगारी भी बढ़ी, लेकिन बहरहाल हम वो पहली हुकूमत है जो रियलाइज़ करती है आज के महंगाई है, और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो अगले 2 साल के अंदर एक बड़ी जो चीज़ होने वाली है वो है कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम। अच्छा। और उस पर सर्वे पूरा हुआ है, तो 40% आबादी जो गरीब आबादी है उस पर फोकस करके उनके लिए, और मैं समझता हूँ कि टारगेटेड सब्सिडी की बात कर रहे हैं ना, उसमें उसका वो पार्ट है, है और भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें। देखिए, इस साल के आखिर में पूरा जो पंजाब है हेल्थ कवरेज हो जाएगी, और जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में आज वो किसी भी हॉस्पिटल से इलाज करवाएं 10 लाख रुपया सालाना गवर्नमेंट देती है। ये बहुत कमाल की चीज़ है। बिल्कुल। ओबामा भी अमेरिका में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं दे सके, बिल्कुल ऐसे ये पाकिस्तान ने कर दिया है। तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि 50 साल में पाकिस्तान में कोई डैम नहीं बना, अब 2 डैम्स बड़े डैम से बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है, और 10 साल में 10 डैम्स बनने जा रहे हैं। तो एक डायरेक्शन सेट है, एक लीडर जो ईमानदार है,
जिसने ना अपने जदादे बनानी है, ना अपनी फैक्ट्रियाँ लगानी है, ना अपनी मिलें लगानी है, ना बैरून मुल्क असासे बनाने हैं, जो करना है इस मुल्क के लिए करना है। और ये देखें, ये सबसे बड़ी ये चीज़ है। अब हम डायरेक्शन ठीक है, लोग मुझे सुनते वक्त भी कह रहे होंगे कि उनका मुश्किल वक्त है, ये बात तो है, एक मुश्किल वक्त है, लेकिन आप ये देखें कि या तो हम मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स करें, कुछ दिनों के लिए हम ठीक कर दें, या फिर हम वंस फॉर ऑल ये तय करें कि पाकिस्तान ने अब आगे से ठीक डायरेक्शन, उसके लिए थोड़ा कड़वा रास्ता लेना, कठिन रास्ता ज़रूर लेना पड़ता है, क्योंकि माजी के हुक्मरानों ने अपनी जेबें भरी हैं, तो वो जो कठिन रास्ता लेना है वो लिया है। और इंशाल्लाह ताकि आगे हमारे आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान हो, उस तरफ सफ़र गामज़र है। और सबसे बड़ी बात, हम एक जो इमरान खान साहब बार बार बात करते हैं कि हमने एक फ्लाई रियासत की बुनियाद रखनी है, जिसका क़याम अदल व इंसाफ पर है, तो उसके लिए काफ़ी तकदो करनी पड़ेगी। गुज़श्ता 30 साल में हमने इस मुल्क के साथ अच्छा तो नहीं किया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इनफैक्ट हम ये अक्सर बात करते हैं कि जो भी आपके पीटीआई के खास करके तहरीक इंसाफ के प्लान्स हैं या प्रोग्राम्स हैं, वो सारे लॉन्ग टर्म हैं। वो आपको ऐसे नहीं लगेगा कि आज एक चीज़ नाफिज हुई है तो 2 दिन बाद आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। प्लस वो किसानों को फोकस करते हैं, वो गरीबों को फोकस करते हैं, मुस्तहिक अफराद को फोकस करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और ये चले हमें नज़र आता है, जिस तरह अभी आपने हेल्थ कार्ड्स की बात की, माशाल्लाह से इससे ये होगा कि जो रूरल एरियाज़ के अंदर जो लोग छोटे इलाकों से बिलोंग करते हैं, उनको बहुत बड़ी ये क्वालिटी ऑफ लाइफ में तब्दीली आई है। लेकिन जो आप कामयाब पाकिस्तान की बात करें, फॉर श्योर क्वालिटी ऑफ लाइफ में हमने फ़र्क देख लिया, लेकिन क्या वो पावर्टी लाइन को चेंज करेगा? जो डिस्पैरिटी पावर्टी के अंदर है वो उसको बदलेगा, जो आप कह रहे हैं कि महंगाई को हमने डील करना? आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जो 40% आबादी हमारे जो सर्वे है उसमें जो गरीब लोग हैं उन पे फोकस होगा। देखिए चाइना ने कैसे तरक्की की, और चाइना का जो एक रोल मॉडल सबके सामने है, बहुत ही कमाल का केस स्टडी है उनका। उन्होंने जो अपने 70 लाख गरीब लोग थे उनको गुर्बत से निकाला, ठीक है ना, और इतनी कम टाइम में इतने ज़्यादा लोगों को गुर्बत से निकालना एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। आई कैन बी रॉन्ग इन नंबर, बिकॉज सुबह सुबह मुझे नंबर सही याद शायद नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल बड़े ज़्यादा लोगों को उन्होंने गुर्बत से बाहर निकाला। उन्होंने फोकस किया निचले तबके के ऊपर। ये सारा है हमारे यहाँ। तो पहले सारी पॉलिसीज बनती थी चंद खानदान, अमीर खानदानों के इर्द गिर्द, बड़े शहरों पे फोकस, बड़े खानदानों पर। तो ये जो है, अब एक और बात मैं करूँ, वो इम्पोर्टेंट है कि जो बच्चियां हैं जो उनकी स्कूल के जाने के लिए गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा इकदाम कर रही है। वज़ाइफ भी बच्चियों को ज़्यादा एहसास जो हाँ पीटीवी वर्ल्ड पे होती हैं, आपको नहीं पता होगा, एहसास जो प्रोग्राम है ना, उसके तहत जो बच्चियां हैं उनको बच्चों से, लड़कों से लड़कियों को ज़्यादा वज़ाइफ दिए जा रहे हैं, इनकरेज किया जा रहा है क्योंकि वो आएँ, क्योंकि ख़वातीन जो है वो माशरे में सबसे बड़ा किरदार ख़वातीन का होता है। ऐसा ही है। और उनको ना सिर्फ सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए बल्कि उनको मेन स्ट्रीम में करने के लिए इनकरेज करना चाहिए हर मैदान में। और मैं आपको बताऊं, मेरा जितना मैंने जो कॉर्पोरेट दुनिया में काम किया है एडवर्टाइजिंग ब्रांड मैनेजमेंट में, तो मेरे साथ फीमेल कोलीग्स भी थी। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से कहता हूँ, लड़कियाँ आर फार मोर ऑर्गेनाइज्ड देन बॉयज। ठीक है ना, गर्ल्स हैं, उनका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, उनको समझ बहुत है, फोकस है काम पे, और बहुत कमाल है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम सबको इनकरेज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल स्टेप्स लें। सर एक बात और इससे पहले जो आपने महंगाई की बात की, क्योंकि इमरान खान साहब ने इससे मुताल्लिक कहा कि इतना बड़ा मसला है कि वो सो नहीं पाते, वो परेशान रहते हैं गुर्बत को लेकर, महंगाई को लेकर। उसमें जब भी हमने इस पर डिस्कशन किया तो हम आते हैं कि इसमें रोल होता है बल्दियाती इंतखाबात का, कि जो बल्दियाती निज़ाम है ना, इसका बड़ा रोल है महंगाई को कम करने या काबू करने के लिए, और साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स का। तो बल्दियाती इंतखाबात के नताइज, सेटिस्फाइड विद दैट? कंटोनमेंट बोर्ड के जो नताइज आए हैं इतने, अगर कोई कहे कि सेटिस्फैक्शन है तो नहीं होनी चाहिए सेटिस्फैक्शन, इससे भी हम इससे बहुत बेहतर कर सकते थे। अच्छा, कहाँ गलती हुई है? गलती सबसे पहले तो ये मैं समझ, देखिए एक तो सबसे पहले मुबारकबाद हो क्योंकि पीटीआई ने अक्रॉस पाकिस्तान बिल्कुल एक जो फेडरेशन की पार्टी है वो बन के दोबारा दिखाया है। इससे पहले आपको पता है कि जनरल इलेक्शन में भी हमने हर जगह सीटें जीती, बिल्कुल। तो हम एक वफाक की अलामत, वफाक का निशान बने हम। लेकिन जहाँ जहाँ गलतियां हुई बड़े शहरों में, मैं आगे आता हूँ,
फिर आप आ जाएं गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन पीटीआई ने जीता, कश्मीर में, फिर आज़ाद कश्मीर में जीता, और अब ये जो बल्दियाती कंटोनमेंट के इलेक्शन हुए इसमें भी सबको मुबारक हो जिन्होंने मेहनत की है। अच्छा, जहाँ गलती हुई आपने देखा, आपने कहा जिन्होंने मेहनत की और साथ ही का गलती में, इसका मतलब कुछ लोगों ने मेहनत नहीं की। नेचुरली ये पीटी वर्ल्ड में होती है ना, ज्यादा पता। मैं ये कह रहा था कि बराबर हो गया, बराबर हो गया। I feel targeted, but sure. अब बराबर किया उन्होंने। I'm also sort of projecting PTV world here. For sure. हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कहाँ आपने कहा गलती हुई। देखिए, बहुत से आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, हमारा मुकाबला हमारे अपने से ही था। पीटीआई ही पीटीआई को हरा सकती है। यानी दो तीन कैंडिडेट्स थे जो पीटीआई का टिकट लेना चाह रहे थे। नून लीग भी फारिग, पीपल्स पार्टी तो फारिग हो गई। सिर्फ पीटीआई वर्सेस आज़ाद उम्मीदवार। ज़्यादातर जगहों पे हमें जो शिकस्त हुई है जिन वार्ड्स के अंदर, वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार, और बताया जाता है ज़्यादातर पीटीआई थी और उनकी टिकट उनको नहीं मिली, तो वो फिर खैर, तो हमें एक टिकट के सिस्टम को थोड़ा सा उस पर काम करना होगा। लेकिन बहरहाल चीज़ें इंसान सीखता है, लेकिन ओवरऑल चीज़ ठीक रही है। लेकिन बहरहाल नोइंग पीटीआई और नोइंग ये, हमें थोड़ा इसको अपने गलतियों से सीखकर हमें अच्छा कमबैक आगे करना होगा। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। एंड ऑल्सो यू नो, मूविंग ऑन, एक चीज़ होती है पीपल्स ट्रस्ट इन देयर लीडर, ठीक है। और आई थिंक कि ये हर साल एक सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं सर्वे भी होता है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया में होता है। पिछले दिनों में एक रिपोर्ट देखी थी पाकिस्तान में जो आया, इंसाफ पर कितना एतमाद है वो, जी, और खासकर उनके प्रीमियर के ऊपर। मैं खुश थी वो देख के, क्योंकि आई रिमेंबर पीटीआई के पावर में आने से पहले जब हम किसी से भी बात करते थे तरीके इंसाफ की, तो उनका, बेशक वो उनके लिए वोट करें या नहीं करें, उनका जो ओपिनियन था, मतलब जो भी था, अब उन लोगों से जब मैं दोबारा बात करती हूँ वो बदल चुका है। और मेरा दिल इस चीज़ को देख के बहुत खुश होता है कि शायद उनको वो विजन समझ आ रहा है जो हमारे लीडर पाकिस्तान के लिए देखते हैं, या शायद उनको रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? आपको लगता है ऐसे कि जो लोगों का ट्रस्ट है हमारे लीडर में, वो एक इट्स अ फैक्टर जो हमें आगे ले जा सकता है? जी हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, हम मुख्तलिफ डेफिसिट्स की बात करते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट। सबसे बड़ा जो डेफिसिट ख़त्म हुआ है ना, वो हुआ है ट्रस्ट डेफिसिट। बिल्कुल। एक ट्रस्ट डेफिसिट था, पब्लिक को अपने लीडर्स पे एतमाद नहीं होता था। वो कहते थे हम टैक्स भी का पैसा भी चोरी हो जाता है, और ये लीडर जो है हमारे बैरून मुल्क असासे बनाते हैं, बाहर जाते हैं, यहाँ हुकूमत करते हैं, बाकी वक्त बाहर होते हैं। और ना सिर्फ अवाम को इंटरनली, एक्सटर्नली जो बाकी ममालिक हैं वो भी करप्ट लीडरशिप पे ट्रस्ट नहीं करते, वो इज़्ज़त ही नहीं करते। दुनिया उस कौम की इज़्ज़त नहीं करेगी जहाँ पे करप्शन होगी। तो ये जो डेफिसिट था ये ख़त्म हुआ, क्रेडिबिलिटी रिस्टोर हुई है। आज आप देखें दुनिया में पाकिस्तान की जो इज़्ज़त है, And it is because of Imran ये आप अभी कंपैरिजन आराम से हो सकता है। लोगों को भूलना नहीं चाहिए, नहीं भूलेंगे। 2013 से लेके 2018 और 2008 से लेके 2013, ये 10 साल जो है ना डेकेड ऑफ डार्कनेस के, ये लोगों को देखना चाहिए कि पाकिस्तान में, दुनिया में क्या हो रहा था पाकिस्तान के साथ, किस तरह से लोग बात करते थे हमारे साथ। आज इमरान खान ने इस कौम की इज्जत नफ्स को बहाल किया बेशक। और अल्लामा इकबाल ने जो कहा कि दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। जो खुददारी है, जो एक खुदी का जो कॉन्सेप्ट है अल्लामा इकबाल का, वो तो नौजवानों का एक बहुत बड़ा हथियार है पाकिस्तान के, और वो हथियार है सेल्फ इस्टीम का। तो सेल्फ इस्टीम जिस कौम की बहाल हो, उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। इंशाल्लाह सर, शिकस्त नहीं होगी ना पाकिस्तान ये को, ना बात है हमारे अवाम को। सर थैंक यू फैसल भाई, वक्त जरा खत्म हो गया बड़ी तेजी के साथ। नहीं, मैं पीटीवी वर्ल्ड चला जाऊंगा। नहीं, वो शो खत्म करके आएंगे। हाँ, मेरा पहले होता है। इनका पहले इतना अर्ली सुबह। हाँ, उनका पहले खत्म हो जाता है, लेकिन आप दोबारा हमारे पास इस शो में आए ना, वर्ल्ड पे ना जाए, हमारे पास ही आए, इसलिए वहां भी चले जाइएगा। ये अच्छा एक चीज ये है, बहुत से लोग कहते हैं मैं टीवी पे बहुत कम जाता हूं, तो लोग नाराज होते हैं कि जी आप देखें ना जी, आप इस पे आपके प्रोग्राम में मैं हूं कि महीने बाद टीवी पे आया हूं मैं, वो कहेंगे देखें आप गए। सर थैंक यू। उनके लिए ये है कि सुबह सुबह प्रोग्राम करें, और ये सामने ऑफिस है मेरा, यहाँ से उठ के अब मेरे सामने ये सनट जबरदस्त, हमारे पास तो आने के लिए फिर आसानी है। सर थैंक यू वेरी मच। सर थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, वक्त हो गया खत्म, मुलाकात कल दोबारा। अल्लाह हाफिज़।